रीनल कॉलिक हो रहा है, उसको यूरेट्रिक पेन हो रहा है, तो हम सब क्या करेंगे हम सब जितने भी चिकित्सक हैं वो लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं और जो छात्र हैं वो भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरेक्ट करेंगे तो आपको भी मजा आएगा, मुझे भी इंटरेस्ट आएगा लेक्चर में। तो हम सब क्या करेंगे उसके लिए पेशेंट को रेफर कर देंगे, और रेफर नहीं करेंगे तो अपने पास से ही कुछ और मेडिसिन दूसरी चिकित्सा पद्धति की उसको दे देंगे। क्यों? क्योंकि हमें सिखाया गया क्योंकि यूरेट्रिक कॉलिक या रीनल कॉलिक का पेन हम मैनेज नहीं कर सकते। जब वो कम हो जाए तब हमारे पास आ जाना तो हम उसकी स्टोन निकाल देंगे। यही हमारे दिमाग में है ना, तो हमें इससे आज बाहर निकलना है। ठीक है, ऐसे सभी लोगों को मैं कोशिश करूंगा जितना समय मुझे मिलेगा उसमें जितने ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट या डिसीज को कवर करूंगा। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ बहुत ही छोटी डिसीज, हेडेक, त्रिशूल। हम लोगों के सामने जैसे ही त्रिशूल का पेशेंट आता है तो दिमाग में क्या आता है? उसको कुछ ना कुछ अलग पैथी की मेडिसिन हम दे देते हैं। हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमने यदि बीएमएस किया है तो सिर्फ हम आयुर्वेद की तरफ ही देखेंगे, दूसरी तरफ हमें देखना नहीं है। जिस दिन आप लोग ये दृढ़ संकल्प और संकल्प ले लेंगे, दृढ़ निश्चय कर लेंगे, उस दिन आप सक्सेस होते जाएंगे। आप भारत में उठाकर देख लीजिए, जितने लोग भी शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा करते हैं उनके पास ना धन की कमी है, ना यश की कमी है और ना रोगियों की कमी है। इतिहास उठा के देखिए और आज की कंडीशन में प्रेजेंट में मैं भी आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन उसके लिए शर्त एक ही होगी, शुद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सा आयुर्वेदीय सिद्धांत के आधार पर। प्रॉब्लम कहां होती है? जहां आप मिक्सअप कर देते हैं, मिक्सोपैथी कर देते हैं या रेफरिंग सिस्टम शुरू कर देते हैं, वहीं से शुरुआत होती है। क्योंकि पेशेंट समझ जाता है अरे भाई ये दर्द तो ठीक कर नहीं पा रहा, स्टोन क्या निकालेगा। इज इट राइट? तो हमें क्या करना है, जो पेशेंट आए उसको वहीं पर मैनेज करना है, अपने पास ही करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, मैनेज क्यों नहीं होता? प्रॉब्लम इसलिए मैनेज इसलिए नहीं होता, कारण यह है कि हम या तो सिर्फ शोधन को पकड़ते हैं, जो शोधन कर रहा है वो शोधन ही कर रहा है पंचकर्म केंद्र के नाम से, और जो व्यक्ति शमन कर रहा है वो सिर्फ शमन ही कर रहा है। लेकिन चिकित्सा आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, जो आधार है, वो दोनों है, शोधन और शमन। जब पेशेंट आए उसको शमन की आवश्यकता है तो शमन करिए, जब शोधन की आवश्यकता है तो शोधन करिए। इसमें भी हमारी जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी जो चिकित्साएं हैं, उनको हमने छोड़ दिया। जैसे अग्निकर्म, विद्युतकर्म, जलोका। सबसे कॉमन है सर दर्द होता है, क्या करते हैं पता नहीं। आयुर्वेद चिकित्सा में भी जो चिकित्सक प्रैक्टिस करते हैं वो गोदंती बात, पथ्यादिक्वाद, ईटीसी देते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कब आता है? टाइम लगता है कि मेडिसिन पेट में जाएगी, डाइल्यूट होगी, उसके बाद उसका इफेक्ट आएगा, लेकिन दूसरी पैथीज में थोड़ा जल्दी मिल जाता है। आप लोगों ने सबने डिस्प्रिन का ऐड देखा होगा, किस किस ने देखा है? डिस्प्रिन के ऐड में क्या होता है? जब वो डिस्प्रिन को घोल के पीता है तो कहां जाती है वो? पेट में नहीं जाती, दिमाग में जाती है। ऐड फिर से देखना, इसी को बोलते हैं ब्रेन वॉश करना। तो हमारे जो एडवर्टाइजिंग ऑयल है वो हमारा ब्रेन वॉश इसी प्रकार से करता है। कभी ध्यान से देखना, जैसे वो डिस्प्रिन का डाइल्यूशन पीता है पानी में तो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो जिससे हमारे दिमाग में भ्रांति और दिमाग में ये आता है कि यार ये तो बहुत फास्ट एक्टिंग है। और ये सिद्धांत तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है, वो सर में ही जाना चाहिए। लेकिन क्या जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमने एक बहुत छोटा सा सूत्र छोड़ दिया, और वो सूत्र है नासा ही शीर्षो द्वारम। यदि आपको सिर में जाना है, सर दर्द हो रहा है, तो कहां से जाना पड़ेगा? नासा से जाना पड़ेगा। उसके लिए इमीडिएट रिजल्ट किससे आएगा? मेडिसिन का नाम है सूत शेखर रस। नॉर्मली हम सब लोग सूत शेखर रस का प्रयोग कहां करते हैं? अम्लपित्त, अजीर्ण इत्यादि। वो अभी और डिटेल में आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इमीडिएट रिजल्ट देना है। पेशेंट आपकी ओपीडी में आया है, सूत शेखर रस को लीजिए, उसको बारीक पीस लीजिए, सिंपल, और उसको 1 पिंच एक थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में उस मेडिसिन को पकड़ना है। पेशेंट को लिटाना है, नेक को थोड़ा सा कैसा रखना है, ऊपर की तरफ, लेटने के बाद सुपाइन पोजीशन में।
और जब वो इनहेल करे तो उसकी नाक में वो मेडिसिन छोड़ देना है। आपका पेशेंट जब उठ के बैठेगा तो उसका सिर दर्द खत्म हो चुका होगा। दिस इज द पावर ऑफ आयुर्वेद। लेकिन बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमने नस्य के टाइप तो पढ़े, नस्य तो पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं पढ़ा। तो हमें अब ये नस्य कहां से आया? नस्य के कितने टाइप है, कितने भेद है? मुख्यतः 5 है, बाकी में श्वास कुठार रस का भी प्रयोग आप लोग इसी प्रकार से कर सकते हैं। श्वास कुठार सूत शेखर की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा तीक्ष्ण है, तो जहां पर कफज रोग हो, जैसा कि अभी सर ने भी पूछा, तो उसमें श्वास कुठार रस का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, बहुत अच्छी मेडिसिन है, सिंपल एक वाइल लेना है, जो इंजेक्शन वाइल होते हैं उसमें डार्ट लगा होता है, उसमें चूना लेना है जो हम पान के साथ खाते हैं वो, और उसमें नवसागर जो होता है उसको आप मिला के रख लीजिए, वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा, और उसकी डार्ट पैक रखिए। जब भी पेशेंट को सिरशूल हो उसको एक बार इनहेल करा दीजिए, उसका सिरशूल नहीं होगा। लेकिन ये वाला योग थोड़ा सा उष्ण पड़ता है, उष्ण से मतलब तीक्ष्ण पड़ता है, तो जो सुकुमार प्रवृत्ति के लोग हैं उनको सिर्फ सूत शेखर रस का प्रयोग ज्यादा बेटर है, और किसी भी रोगी में सूत शेखर रस बेस्ट है। लेकिन मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं कि इस तरह से आप लोग भी आगे बढ़ सकते हैं और भी कोई ड्रग को ढूंढ के ला सकते हैं। अब एक डिजीज सामने देखने को मिलती है, बाहर कुछ हो गया, देखिए क्या हुआ है, कैल्कुलाई का पैर होता है, या कोलेस्टोन का, कोलेलिथेसिस का जब पैर होता है। इन सभी जितने भी कोलिक इस टाइप के पैर होते हैं, इन सभी में हम अगेन रीनल कैल्कुलस का पेन तो ऐसा होता है कि पेशेंट को 4 दिन तक का इंजेक्शन लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर रिलीफ नहीं होता है। इस कंडीशन में बहुत अच्छी एक मेडिसिन है हमारे पास, उस मेडिसिन का नाम है कनकासव। कनकासव का प्रयोग हम सब काश रोग अधिकार, काश खांसी में करते हैं, कफ में करते हैं, लेकिन कनकासव का जो प्रयोग है हम इस प्रकार के जो भी पेन हैं उन सब में करते हैं। इसके साथ में हम एक योग का भी प्रयोग करते हैं, उसमें सूल वज्रग्नि बटी 250 mg, हेंगू कर्पूर बटी 250 mg। हेंगू कर्पूर बटी कई बार मिलती नहीं है, आजकल उपलब्ध नहीं है, तो आप हेंगू, बर्जित और भीमसेनी कपूर 125 mg ले सकते हैं, दोनों को मिला के 250 mg। इसके साथ हजरल अहद भस्म 250 mg, और इस सबको एक डोज जो है, एक डोज की मात्रा है, एक बार की मात्रा है। इसको अनपान जो है वो है कनकासव, इसको कनकासव के साथ आपको देना है। तो इस प्रकार के जितने भी पेन हैं उन सब में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी पेन किलर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार 3 बार या 4 बार भी दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कनकासव थोड़ा सा सेडेशन लाता है, तो यदि 4 से 5 बार दे रहे हैं या 4 बार दे रहे हैं एक्यूट कंडीशन में, तो 2-2 चम्मच की मात्रा में 10 ml की मात्रा में दें, और जब उसको कम करें तो मात्रा बढ़ा सकते हैं, और जब पेन कम हो जाए, बंद हो जाए, उसके बाद में आप उसकी मात्रा को रिड्यूस कर दें। तो ये जितने भी रीनल कैल्कुलस का पेन है या कोलेलिथेसिस का पेन है, उन दोनों तीनों कंडीशन में योग है बहुत अच्छा काम करता है, और जरूरत ही नहीं पड़ती किसी और ड्रग को यूज करने की, बहुत ही फास्ट एक्टिंग ड्रग है। इसमें कई बार हम कुचला का भी प्रयोग करते हैं योग में, लेकिन वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कुछ ऐड करना है या नहीं करना है, लेकिन जितना योग बताया है वो काफी सेफ है, वो आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने को आती है जिसमें टाइफॉइड, बार बार टाइफॉइड रिपीट आता है, कितने भी एंटीबायोटिक के कोर्स कर लिए जाए टाइफॉइड रिपीट आता रहता है, और पेशेंट को भी फीवर आता है 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, फिर से वो रिपोर्ट्स में उसके रेशों जो है वो बढ़े हुए रहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? तो जब भी एक्यूट कंडीशन में भी और रिपीटेड हो तब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत सस्ती मेडिसिन है। इसमें मैंने एक बार बैतूल में लेक्चर किया था, तो वहाँ के मीडिया ने कवर किया था, 2 रुपए में हो सकता है इलाज टाइफॉइड का, कि उन्होंने हेडलाइन कवर की थी दैनिक भास्कर पेपर में। तो उसमें मेडिसिन क्या है, वो सस्ती है, क्योंकि सिर्फ संजीवनी बटी में 10 औषधियां होती हैं, उसमें भल्लातक है, वत्सनाभ है और गौमूत्र की भावना है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमें पता होना चाहिए देने से पहले। तो ये जो मेडिसिन है इसको 21
दिन तक आपको देना है संजीवनी बटी को। तो संजीवनी बटी बचना होने के कारण स्वेदन भी है, फीवर को भी तुरंत कम करती है, और यदि किसी को ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है तो इसमें आप नवसागर मिला दें। नवसागर, जिसको नवसागर तो पता है ना सभी को, तो उसको आप शुद्ध रूप में मिला सकते हैं 250 mg की मात्रा में। तो इसको 21 दिन का एक कोर्स कराना होता है आपको, उसके बाद में आपका टाइफाइड तो ठीक हो ही जाएगा। और जब अक्यूट कंडीशन में भी किसी को फीवर आ रहा है तो इससे कवर होता है टाइफाइड फीवर जो है। लेकिन ध्यान रखना है कि 21 दिन तक पेशेंट को दूध और दही नहीं देना है। खाने में जो लंघनम लघु भोजनम, ज्वर का जो चिकित्सा सूत्र है, पहला तो लंघन है, लेकिन हमारे दिमाग में तुरंत आता है कि लंघन कैसे कराएंगे, आजकल रोगी लंघन करना नहीं चाहता। तो उसके बाद में आचार्यों ने उसकी व्यवस्था की कि लंघनम लघु भोजनम बोला। तो लघु भोजन का अर्थ है कि कम से कम उसको कुछ हल्का खाना, खिचड़ी है, पैस्या है, उसको दे सकते हैं, लेकिन दूध का प्रयोग नहीं करेंगे पैस्या में भी और पैसे भी। तो टाइफाइड फीवर इससे कवर हो जाता है। 250 mg दिन में 2 से 3 बार, और यदि फीवर है हाई ग्रेड उस समय उसमें नवसागर आप ऐड करें। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने क्या आती है, दंतसूल, दांत में दर्द होना। दांत में दर्द हो तो क्या देना है, कोई लौंग का तेल, कहीं कुछ ये सब लोग करके आते हैं हमारे पास। जब चिकित्सक के पास कोई आता है तो ये सब प्रयोग कर कर आते हैं, हम भी वही बताएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो इसमें 2 कंडीशन होती है, मैं दोनों बताऊंगा। जब पेशेंट, एक कंडीशन होती है जिसमें सामान्य दंतसूल होता है, और एक कंडीशन होती है जहां पर पेशेंट को डेंटल कैरीज हो जाती है, कैविटी होती है, दंत कृमि होता है और वहां पर सूजन आ जाती है, फूल जाता है गम। तो दोनों ही कंडीशन में क्या करना है, जहां पर सिंपल दर्द है, जहां पर कैविटी नहीं है, उस कंडीशन में चंद्र प्रभावटी का प्रयोग करना है। चंद्र प्रभावटी की मात्रा 1 ग्राम से 1 ग्राम लेनी है दिन में 2 बार। तो चंद्र प्रभावटी का अभी तक प्रयोग कहां कर रहे थे हम लोग, प्रमेह रोग। अब चंद्र प्रभावटी का प्रयोग दंत रोगों में भी आप कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। बहुत सारे चिकित्सक जो मेरे पहले लेक्चर सुन चुके हैं उन लोगों ने भी इसका प्रयोग किया है, और यहाँ आए होंगे तो वो बता सकते हैं, और आप लोग भी करके देखिए। तो चंद्र प्रभावटी का प्रयोग, अभी बात आती है कि इसका रेफरेंस क्या है। रेफरेंस योग रत्नाकर ने बोला है दंत रोगों में प्रयोग करने के लिए। योग रत्नाकर हमारे आचार्य है, उसका जब श्लोक पढ़ेंगे उसमें आया हुआ है। मैं जो भी बोलूँ उनके रेफरेंस देखते जाइए, मैं बताते भी जाऊंगा, और आप लोग जाके चेकआउट जरूर करिए ग्रंथों में, जिससे आपको और भी नॉलेज अपडेट होगा। और क्रॉस चेक करना जरूरी होता है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको क्रॉस चेक जरूर कर ले। दूसरी कंडीशन है जहां पर कैविटी होती है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसके कारण पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है, पल्सेटिंग पेन जिसको बोलते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट को गोक्षुरादि गुग्गुल देना है। गोक्षुरादि गुग्गुल से उसका जो पल्सेटिंग पेन है, कैविटी में, दंत कृमि में जो पेन है, दर्द है, वो कम हो जाएगा। अब गोक्षुरादि गुग्गुल क्यों देना है और कैसे काम करेगा, ये ग्रंथ में तो लिखा नहीं। तो गोक्षुरादि गुग्गुल जो है वहां पर जो कलेक्ट हुआ है वो क्या है, पस है, विकृत क्लेद है, और गोक्षुरादि गुग्गुल क्या करेगा, क्लेद का वहन करेगा। उस आधार पर वो जो दंत कृमि वाला दर्द है, जहां पर पस फॉर्मेशन हो गया है, उस कंडीशन में गोक्षुरादि गुग्गुल का प्रयोग करिए। डोज 250 mg जी, नहीं, 2 से 3 बार दे सकते हैं ओरली, पानी के साथ, गुनगुने पानी के साथ। जहां पर भी जिस भी चीज का मैं अनुपान नहीं बताऊंगा उसका अनुपान है ल्यूकवार्म वाटर, गुनगुना पानी। जी जी, गोक्षुरादि गुग्गुल अभी बताया सर मैंने, जो वहां पर क्या होता है, जो पस फॉर्मेशन हो जाता है, वो विकृत क्लेद है, और वहां पर वो डिपॉजिट रहता है, पॉकेट्स बन जाता है, तो उसके कारण वहां पर पल्सेटिंग पेन होता रहता है। एंटीबायोटिक आयुर्वेद वाला, और कोई नहीं। तो वो उसके साथ में क्या दे सकते हैं, उसके साथ में बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है हमारे पास, त्रिफला गुग्गुल। त्रिफला गुग्गुल का प्रयोग इसके साथ करिए। 7 डेज आपको एक पूरी मेडिसिन देनी है, पेशेंट का दर्द पूर्ण रूप से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है हमारे सामने, फीवर।
पता नहीं होता किसके कारण आ रहा है, मलेरिया है, टाइफाइड है, या सामान्य ज्वर है, आमद ज्वर है, निरामद ज्वर है, हमें जानकारी नहीं है किसके कारण हो रहा है, डायग्नोस नहीं हो पा रहा है, अननोन रीजन से भी होता है, कई बार नॉन रीजन से भी होता है। तो सारी कंडीशन में मृत्युंजय रस का प्रयोग बहुत अच्छा है। मृत्युंजय रस 12 घंटे के अंदर फीवर को डाउन कर देता है, लेकिन सिद्धांत याद रखना है कि लंघन सबसे जरूरी है। लेकिन निराम ज्वर है, जिसको हम विषम ज्वर कहते हैं, विषम ज्वर यदि है किसी को, जिसको मलेरिया बोल देते हो आप लोग, तो उसमें आपको लंघन नहीं कराना है। वहां पर जो अनुपान है मृत्युंजय रस का आप दूध दे सकते हैं। लेकिन दूसरे जहां पर सामान्य ज्वर है या साम ज्वर है, टाइफाइड से भी रिलेटेड है या अननोन रीजन है, नहीं पता, तो वहां पर आप मृत्युंजय रस दे सकते हैं। मृत्युंजय रस के साथ में मोती पिस्टी 125 mg, मृत्युंजय रस 125 mg और फिरवाल पिस्टी 250 mg, ये तीनों चीजों को यदि मिला के आप देते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो पेशेंट का फीवर 12 घंटे के अंदर ड्रॉप हो जाता है। और यदि उसका निराम है, अब साम निराम कैसे देखना है, हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि साम और निराम कैसे देखें। तो साम और निराम देखने का प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ, बहुत सीधा सीधा। उसकी जिह्वा देखनी है, उसका जिह्वा परीक्षण करना है, उसको बोलना मुंह से जीभ दिखाओ, वो जीभ दिखाएगा, जब जिह्वा दिखाएगा, यदि जिह्वा पर सामता है, कोटेड है, व्हाइट है, तो वो साम है, और यदि कोटेड नहीं है, रेड है, तो वो निराम है। बस बहुत सिंपल है, इससे आप पता कर सकते हैं। दूसरा, उसके मल के बारे में पूछ सकते हैं। यदि उसको पिच्छिल मल प्रवृत्ति होती है, स्टिकी मोशन होता है, तो वो साम है, और यदि उसको ग्रथित मल होता है, पिच्छिलता नहीं है उसके मोशन में, तो वो निराम है। बस ये दो आधार पर आप चिकित्सा के लिए आगे बढ़ सकते हैं। बताने के लिए बहुत सारा है, शास्त्र में भी बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन मेरा मानना है कि इनिशियल में हम आगे बढ़े, बाद में शास्त्र हम पढ़ते जाएं तो हम और भी सीख सकते हैं। तो ये सिंपल सी चीज को आप फॉलो करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये सामत ज्वर है या निरामद ज्वर है, और उसके आधार पर अनुपात डिसाइड करके मृत्युंजय रस, प्रवाल पिस्टी और मोती पिस्टी का प्रयोग आप लोग करवा सकते हैं। इसके साथ में बहुत अच्छी मेडिसिन है ज्वर में, जिसको हम छोड़ देते हैं। ज्वर का चिकित्सा सूत्र सभी लोगों ने रटा होगा, पता भी होगा। तो लंघन कराना है, पाचन कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम मेडिसिन क्या दें, बहुत अच्छा पाचन बताया है ग्रंथ में, जिसका नाम है सड़न पानी, सड़ंगोदक, मुस्तफी चंदन चनाग्रही और शीतम जलम दग्गत पिपासा जो शांत थे। तो सड़ंगोदक देने से पाचन तो होता ही है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है, बहुत अच्छा एक बेनिफिट है, एडवांटेज है कि इसको देने के बाद में यदि कोई पेशेंट को फीवर हाई ग्रेड है, तो वो प्रलाप जो करता है वो प्रलाप नहीं होता, उसको महसूस नहीं होता कि मुझे बहुत ज्यादा हाई ग्रेड फीवर है। लेकिन जब आप उसको थर्मामीटर में देखेंगे तो फीवर ज्यादा होगा, लेकिन पेशेंट रिएक्ट ऐसे नहीं करेगा कि उसको बहुत ज्यादा। तो कहने का मतलब कि ये प्रलाप को कम करता है और पाचन भी करता है साथ में। यदि सड़ंगोदक कब देना है, जब सामत ज्वर हो। सामत ज्वर कैसे देखना है, उसके दो रीजन अभी मैंने आपको निदान करने के तरीके बताए, उस आधार पर आपको सड़ंगोदक का प्रयोग कराना है। अब हमारे शास्त्रों में बहुत सारी मेडिसिन का वर्णन है, समझ में नहीं आता। हम जो ग्रेजुएट्स हैं, हम जो आयुर्वेद से ग्रेजुएट्स होकर निकलते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि प्रयोग कौन सी मेडिसिन कहाँ करें। एग्जाम्पल के लिए त्रिभुवन कीर्ति रस, एग्जाम्पल के लिए महाजुरांकुश, एग्जाम्पल के लिए मृत्युंजय रस, एग्जाम्पल के लिए आनंद भैरव रस। इन सब में देखेंगे तो वत्सनाभ डला हुआ है, वत्सनाभ प्रधान है, लेकिन आचार्यों ने फिर भी अलग अलग वर्णन किया। क्या रीजन था, अब वो रीजन हम नहीं पकड़ पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। तो जब संतत और सतत ज्वर हो तो त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करना है। अब संतत और सतत को मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करने नहीं जाऊंगा अंदर, लेकिन संतत और सतत मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि कैसे शास्त्र में वर्णन है और कैसे हमें उसको पकड़ना है। तो संतत और सतत हो तो वहां पर हमें त्रिभुवन कीर्ति रस का प्रयोग करना है। बाकी के जो है तृतीय चतुर्थक, अन्य तृतीय पर चतुर्थक, वहां पर महाजुरांकुश का प्रयोग करना है। ऐसे ही जब हम आनंद भैरव रस पढ़ते हैं तो आनंद भैरव रस कहाँ दें, क्या इंडिकेशन है, क्योंकि उसमें भी यही कंटेंट है, लगभग 1 या 2 को ऊपर नीचे कर दिया है, लेकिन उसमें एक मुख्य है जायफल आनंद भैरव रस में। तो जब पेशेंट, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जब होते हैं, जब आपके पास आएंगे ओपीडी में, तो जब उनको फीवर आता है तो जब एंटीबायोटिक कुछ भी देते हैं तो पेशेंट, बच्चों को या बड़ों को भी मोशन होने लगता है। कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया है इस चीज को प्रैक्टिस में, हाथ ऊपर करिए। तो ये बहुत, हाँ, ये बहुत ज्यादा देखने में मिलता है। क्यों?
क्योंकि जोरांते विरेचनम बोला है और यहाँ पर आपका शरीर खुद करके ले रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको भी बंद कर देते हैं, तो फिर क्या होता है, उसका फीवर बढ़ जाता है। तो ऐसा ही सिचुएशन चलती रहती है। तो ऐसी कंडीशन को कवर करने के लिए आचार्यों ने आनंद भैरव रस की परिकल्पना की। तो यहाँ पर उससे पाचन भी होगा और ज्वर भी कम होगा और अतिसार यदि हो रहा है तो वो भी बंद हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जहां पर ज्वर और अतिसार दोनों एक साथ हैं तो आनंद भैरव रस का प्रयोग करना है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। इस प्रकार से हमें शास्त्रों को पढ़ के समझना है, क्योंकि ग्रंथ में बहुत सारे औषधियां लिखी हैं। जोड़ी खोलने बैठे तो चरण जी ने कम से कम 100 पेज का जोड़ लिखा हुआ है। वैसे रत्नावली में बोले तो उसमें भी सबसे ज्यादा जोर है। अगर जोर को सबसे ज्यादा क्यों, ऐसा कोई बता सकता है कि जोर को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि ज्वर सबसे पहले सर्व रोग अग्रजो, सबसे पहले ज्वर आएगा और मरण में भी सबसे पहले ज्वर आएगा। जब बच्चा पैदा होता है तब भी उसको ज्वर होता है और जब आदमी की मृत्यु होती है तब भी उसको ज्वर होता है। इसलिए ज्वर को बहुत ज्यादा ध्यान से एक्सप्लेन किया है हमारे आचार्यों ने। लेकिन ज्वर का मतलब सिर्फ टेम्परेचर बढ़ जाने से नहीं, शारीरिक संताप और मानसिक संताप दोनों को कवर किया है उन्होंने। तो हमें दोनों को दृष्टि से देखना चाहिए, उनको सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की दृष्टि से नहीं देखना है। नेक्स्ट प्रॉब्लम सामने आती है अम्लपित्त, एसिडिटी होना, हाइपर एसिडिटी। अब हाइपर एसिडिटी, विदग्धा जीर्ण, अजीर्ण, इनमें डिफरेंस होता है, बहुत छोटा डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस समझ में नहीं आता हमारे। सामज, अभी जैसे मैंने बताया साम अवस्था और निराम अवस्था, ऐसे ही जब अम्लपित्त होता है किसी को तो उसमें भी दो अवस्थाएं होती हैं, साम पित्त और निराम पित्त। हम लोग भी ग्रेजुएशन करने के बाद जब निकले तो हमें भी पता नहीं था कि साम कैसे देखना है, निराम कैसे देखना है। तो ये बहुत सिंपल से जो मैंने दो तरीके बताए हैं, इनको देखकर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। अब कोई पेशेंट आपके पास आया, उसको हाइपर एसिडिटी है, अम्लपित्त हो रहा है, क्या करें? तो सबसे पहले हम ये देखना है कि पेशेंट को साम पित्त है या निराम पित्त है। तो साम को हमने बता दिया कैसे देखना है। यदि किसी को साम पित्त है तो सूत से कर रस देंगे इंटरनली, ओरली, और यदि किसी को निराम पित्त है तो लघु सूत से कर रस देंगे। इसीलिए आचार्यों ने उसकी परिकल्पना की, लघु सूत से कर निराम अवस्था में देनी है और साम अवस्था में सूत से कर रस देना है। कई बार हम देखते हैं कि पता नहीं होता है, इतने बड़े बड़े पर्चे भर दिए जाते हैं, सूत से कर भी दे दिया, काम दुधा भी दे दी, लघु सूत से कर भी दे दिया, सब कुछ दे देते हैं उसको, और रिजल्ट क्या होता है? नो रिलीफ। क्यों? क्योंकि हमने वहां पर निदान नहीं किया। हमारा निदान एकदम सटीक होना चाहिए कि सामज अम्लपित्त है या निराम अम्लपित्त है। और यदि हमें ये पता होगा तो सिर्फ सिंगल एक या दो मेडिसिन से हम उसको रिलीज कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? सामज हो तो सूत से कर देना है, निराम अम्लपित्त हो तो उसमें लघु सूत से कर या काम दुधारस या त्रिवाल पिष्टी का प्रयोग करवा सकते हैं हम। नेक्स्ट कंडीशन होती है जिसमें हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये अम्लपित्त है या विदग्धा जीर्ण है। तो अम्लपित्त की कंडीशन में पेशेंट को अम्लोदगार नहीं होगा, लेकिन यदि किसी रोगी को अम्लोदगार हो रहा है तो वो विदग्धा जीर्ण, याद रखिए। विदग्धा जीर्ण के लिए क्या करना है? उसमें इन मेडिसिन का प्रयोग ना करें तो अच्छा है, नो डाउट। सूत सेकर का प्रयोग उसमें, सूत सेकर रस का प्रयोग उसमें लाभ देता है, लेकिन इमीडिएट रिजल्ट देने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है शंखवटी। यदि आप लोगों को कोई ऐसा पेशेंट है सामने और उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है और उसको अम्लोदगार है तो उसको शंखवटी देनी है। तो तीन कंडीशन हो गई, तीनों कंडीशन में बी स्पेसिफिक, आपको एग्जैक्ट क्लियर कंडीशन निदान करके होनी चाहिए। अब वो निदान है वो हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित होना चाहिए, ना कि और किसी सिद्धांत पर। कई बार होता है पेशेंट रिपोर्ट्स लेकर आते हैं और बोलते हैं इसको ये हो गया मुझे, तो मेरा सीधा कहना है कि वी ट्रीट पेशेंट्स नॉट रिपोर्ट्स। आप रिपोर्ट्स को ट्रीट नहीं कर सकते क्योंकि रिपोर्ट में अग्नि नहीं है, आपको पेशेंट ट्रीट करना पड़ेगा क्योंकि वहां अग्नि है और हमारी जो चिकित्सा है पूरी अग्नि पर आधारित है। एक बहुत बड़ी कंप्लेंट्स डे टू डे जनरल प्रैक्टिस में हमें देखने को मिलती है कि पेशेंट को जो कोलिक पेन मैंने इसके पहले बताया वो छोड़ दो, उसके अलावा जो होता है प्रवाहिका में जो दर्द होता है,
जहां पर पेशेंट को मरोड़ होती है पेट में, स्पास्मोडिक जो पेन होता है, मरोड़ वाला पेन, उसमें क्या होता है, पेशेंट को दर्द होगा और वो मोशन के लिए जाएगा और मोशन अल्प मात्रा में वो निस्तरण करता है, फिर वापस आता है, फिर दर्द होता है, फिर जाता है। और इस बीमारी से हमारे भारत की 90% जनता ग्रसित है, क्योंकि ये एक अमीबैसिस का एक टाइप है, या अमीबैसिस बोल दो या इसको प्रवाहिका बोल दो, ज्यादा बेटर है, क्योंकि प्रवाहिका शब्द में ही पूरी संप्राप्ति और निदान दिया हुआ है। प्रवाहिका क्यों बोला, क्योंकि उसका प्रवाहन करते हैं हम, स्ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए उसको प्रवाहिका बोला है। बहुत सिंपल है, पेशेंट को सिर्फ ये पूछना है हमें कि ऐसा होता है क्या, तो बोलेगा हाँ। बहुत सारे पेशेंट को जो जीर्ण हो जाते हैं उनको दर्द नहीं होता, लेकिन वो जब मोशन जाते हैं तो प्रवाहन करते हैं। तो माधव निदान जी ने माधव निदान में उसमें एक्सप्लेन किया उन्होंने कि प्रवाहिका को इस प्रकार से आप डायग्नोस कर सकते, जो भी बता रहा हूँ प्रैक्टिकल है बहुत ही। तो प्रवाहिका इस प्रकार से हम डायग्नोस करेंगे। अब प्रवाहिका जब होती है उसमें भी पेन बहुत ज्यादा होता है, बहुत भयानक मरोड़ के साथ पेन होता है पेशेंट को, और बार बार वो मल प्रवृत्ति के लिए जाता है, अल्प मात्रा में मल प्रवृत्ति होती है, फिर आता है, फिर जाता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है। और जब जीर्ण हो जाता है बाद में जाके वही फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह वगैरह बनते जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है आपके पास, शुंठी चूर्ण, सॉल्ट, जिंजीवर ऑफिशिनल। तो शुंठी चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाने से पहले देनी है। जो इसमें अब इसको देने का फायदा क्या है ये हम समझ लेंगे तो हम इसको एडॉप्ट करेंगे। तो शुंठी जो है वो पाचन का काम करती है, लेकिन आप यदि कोई स्पास्मोडिक देंगे, एंटी स्पास्मोडिक देंगे, तो वो सिर्फ क्या करेगी, पेन को कम करेगी। लेकिन शुंठी जो है आम पाचन करके पेन को कम करती है। अब होता क्या, जब एंटी स्पास्मोडिक दे देते हैं हम तो पेन तो नहीं फील होता, लेकिन वहां पर जो आम है वो आंतों में वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, और फिर वही आम के कारण निरंतर दूसरी बीमारियां उत्पन्न होती है। उसके बाद में ज्वर आ सकता है, उसके बाद में पेशेंट को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की अगली संप्राप्ति जो होती है उसमें जा सकता है। तो ऐसी कई गंभीर व्याधियों में पेशेंट कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यदि वहां पर ही हमने उसको सिर्फ शुंठी का चूर्ण दे दिया, योग बहुत सारे भी हैं, लेकिन शुंठी चूर्ण एक ऐसा है जो आप इमीडिएट दे सकते हैं पेशेंट को, और हमारे पास उपलब्ध भी होता है। लेकिन यदि कोई रोगी को अम्लपित्त है और उसको ये समस्या भी है और वो निराम अम्लपित्त है, तो ऐसी अवस्था में आपको क्या करना है, उसको शुंठी चूर्ण नहीं देना है, उसको मुस्ता चूर्ण देना है, साइप्रस रोटेंडस, नागर मोथा का प्रयोग कराना है। अब ये हमें एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी रिजल्ट आता है। अब पेशेंट को अम्लपित्त है और प्रवाहिका भी है और आपने उसको शुंठी चूर्ण दिया, क्या होगा, यदि निराम अम्लपित्त होगा तो उसको बर्निंग बढ़ जाएगा, एसिडिटी उसको और ज्यादा होने लगेगी। तो उस कंडीशन में आपको नागर मोथा चूर्ण देना है, ये हमें एकदम क्लियर पता होना चाहिए। दूसरी बहुत अच्छी मेडिसिन है सौंफ अर्क। अर्क सौंफ करके मार्केट में उपलब्ध है। यदि हम सौंफ का अर्क उसको दें और शुंठी का, अभी हिमालय कंपनी में भी एक हिमको स्पास करके टैबलेट बनाई है, उसमें भी यही द्रव्य है जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं। तो सौंफ का अर्क बहुत अच्छा काम करता है। इसमें सौंफ का अर्क आप 20-20 ml TDS और QID दिन में 3 से 4 बार दीजिए, पेशेंट का जो मरोड़ वाला पेन है वो कम हो जाएगा। और इसके साथ में तो सौंफ और सौंठ दोनों ही चीजें पाचन के साथ में उसकी पेन को कम करती है और बहुत इमीडिएट रिजल्ट है इन चीजों का, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। अब एक प्रॉब्लम होती है इसी में, जब पेशेंट प्रवाहन करता है और उसके साथ में अपक्व मल की मात्रा ज्यादा होती है, बहुत ही ज्यादा स्थिति और म्यूकसी मोशन करता है पेशेंट, तो इस कंडीशन में आचार्य भागवत जी, ये जो योग बता रहा हूँ ये भी भागवत जी का ही है, जो शुंठी वाला मैंने बताया है। पिप्पली, शुंठी और बिल्व, मतलब पिप्पली पीपल जो है पाइपरलोंगम, शुंठी और बिल्व मज्जा, इन तीनों को मिलाकर देने के लिए बोला है भागवत जी ने 10वें अध्याय में 38 साल में। और वहीं पर उन्होंने बोला, और इसमें से क्या है, तीनों चीजें यदि आपको उपलब्ध नहीं है तो हमने कई लोगों पर इसके प्रयोग करवाए, सब क्लिनिकल ट्रायल्स करवाए, तो उसमें सिर्फ शुंठी का प्रयोग भी उतना ही फायदेमंद है जितना इन तीनों का है। यदि आपके पास तीनों उपलब्ध है, पेशेंट्स की ज्यादा मात्रा में ऐसे होते हैं तो आप पूरा बना के रख सकते हैं। और हाँ, क्रॉस चेक जरूर करें, जो मैंने रेफरेंस बताया है। मेरे पास कोई भी मेरा खुद का योग नहीं है, सारे भागवत जी के और शरद जी के ही, सिर्फ मैंने वहां से पिकअप किए हुए हैं और वही आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। उसके बाद में जो अवस्था होती है प्रवाहन के साथ में बहुत ज्यादा अपक्व मल आना,
ऐसी कंडीशन में बिड़ लवण, 5 प्रकार का नमक, उसमें जो बिड़ लवण होता है मिल जाता है मार्केट में, तो बिड़ लवण को आपको अनार के रस के साथ अनुपान रूप में देना है। तो इस कंडीशन में दोनों चीजों में रिलीफ होता है पेशेंट को, पेन भी कम होता है और उसका डाइजेशन भी इंप्रूव होता है, बार बार जो उसको रिपीट होता रहता है वो साइकिल ब्रेक करने के लिए आप कैपेबल होते हैं। लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम कर सकते हैं, लेकिन अब बिड़ लवण को दाढ़ी सोरस के साथ सिर्फ आपको देना है। कई बार दाढ़ी सोरस उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, बिड़ लवण को सिंपल गर्म पानी के साथ आप दे सकते हैं, या थोड़ा ल्यूकवार्म वाटर जिसको बोलते हैं। इसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन या जो परहेज बोले वो यही है, दूध और दही का प्रयोग नहीं कराना है। यदि पेशेंट दूध दही का प्रयोग करता रहेगा तो आम बढ़ता रहेगा और संप्राप्ति आगे बढ़ती रहेगी। ये बात का हमें ध्यान बहुत इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना है कि दूध और दही। एक चीज और, जब हम पेशेंट देखते हैं तो उनको बहुत सारा परहेज बता देते हैं। बहुत सारे रोगी तो हमारे पास इसलिए नहीं आते कि उनको परहेज की लिस्ट बहुत बड़ी होती है, तो हमें क्योंकि उसको स्पेसिफिक बताना चाहिए कि भाई आपको ये 2 चीजें नहीं लेनी, बाकी सब खा सकते हैं। यदि आप ऐसा बोलेंगे तो पेशेंट को भी आराम मिलेगा और आपके पास पेशेंट भी आएगा। नहीं तो क्या होता है, पेशेंट बोलता है डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारे परहेज बता दिए, हम नहीं खाते। कि उसकी आपस में जब वो बात करते हैं तो इस प्रकार की रिमर्स फैलती है। तो आपको बहुत स्पेसिफिक पता होना चाहिए कि इस रोग में ये नहीं देना है, इस रोग में ये नहीं देना है। 2-3 से ज्यादा परहेज बताइए मत, क्योंकि पेशेंट बहुत ज्यादा परेशान होकर ही आता है आपके पास। चाहे वो एक्यूट कंडीशन, जैसे बार बार उसको रिपीटेड एपिपेसिस हो रहा है तो भी वो हो सकता है एक्यूट कंडीशन में आए, या पहली बार हुआ है तब भी आ सकता है। जब आप फैमिली फिजिशियन हो जाते हैं तो फिर पेशेंट आपको ऐसे मिलने लगते हैं। और जितने भी नए चिकित्सक भविष्य में आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि जितनी चीजें मैं आज बता रहा हूँ, जब हम प्रैक्टिस नई शुरू करते हैं तब ऐसे ही पेशेंट्स आपके पास आएंगे। तब क्रॉनिक बहुत ज्यादा पेशेंट्स आपके पास नहीं आते, और यही सही मौका होता है आपको अपना टैलेंट दिखाने का, यही सही मौका होता है आपको अपना हुनर दिखाने का। इसको मत छोड़िए, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा कंसल्टेंट प्रैक्टिस होती है आयुर्वेद में। हम लोग बड़ी बड़ी डिजीजेस को देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी मेरे सामने ये सारी चीजें आई तो मैंने इन सबका इलाज निकाला, इन सबका सॉल्यूशन निकाला, मैंने हाथ खड़े नहीं किए, और वही रिजल्ट है जो मैं आपके सामने खड़े होकर बता रहा हूँ। तो हमें ये सब करना, और ये सारे मेरे सब क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, उसके बाद ही मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। मेरे साथ 200 से ज्यादा डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं जो सब क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं। अभी हम एंटीपायरेटिक ढूंढ रहे हैं, सारी कंपनियां लगी हुई हैं, हम ये ढूंढ रहे हैं कि ऐसी कोई मेडिसिन मिल जाए। अरे क्यों ढूंढ रहे हो? एंटीपायरेटिक तो पहली दूसरी 35 के है ना मार्केट में, आप क्यों मेहनत कर रहे हो? आपको मेहनत करनी है तो इस पे करो कि फीवर आए ही ना। विषम ज्वर में क्या होता है, एक पैटर्न होता है, संतत सतत अन्य दुष्कृत्य चतुर्थक। पैटर्न क्या होता है? संतत में कंटिन्यू आ रहा है, सतत में एक टाइम होगा 12 घंटे में, उस पर 24 घंटे में एक बार, अन्य दुष्ट में 12 घंटे में एक बार, ऐसे टाइम होता है और एक फिक्स टाइम पर आपको फीवर आएगा। एक मेडिसिन का नाम है, उसमें हमारी अभी क्लिनिकल ट्रायल चल रही है, द्रोणपुष्पी। आप प्रियव्रत शर्मा को फॉलो करेंगे, मुझे आज तक पता नहीं क्योंकि उस ड्रग को क्यों छोड़ दिया गया। द्रोणपुष्पी इतना अच्छा ड्रग है, उसको हिंदी में गूमा बोलते हैं, गूमा। जब ज्वार या बाजरे की खेती होती है उसके आसपास खरपतवार के रूप में बहुत सारा लग जाता है और किसान उठा के ऐसे फेंक देते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, उसको कलेक्ट कर लेना, फ्री की मेडिसिन है। हमने उसका अर्क बनाया, सिंपल अर्क। उसकी खासियत यह है कि फीवर आने के पहले, अब आपको पता नहीं फीवर कब आएगा तो कभी भी दे सकते हैं, लेकिन पता है कि इतनी देर में आने वाला है तो आप उसके पहले दे दीजिए, आधे घंटे पहले और 2 घंटे पहले, फीवर नहीं आएगा। उस मेडिसिन का नाम है द्रोणपुष्पी, गुमा हिंदी में बोलते हैं, प्रियव्रत शर्मा में आप लोग रेफर कर सकते हैं, भाव प्रकाश में रेफर कर सकते हैं। और वो विषम ज्वर में वर्णित है, लेकिन उसके बाद में भी वो इतनी अच्छी मेडिसिन को छोड़ के हम सब क्लोरोक्विन में लगे हुए, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। तो उस पर भी हमारे ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसे आएगा हम उसको अर्क फॉर्म में ही लाने वाले हैं। प्रवाहिका की बात कर रहा था, तो प्रवाहिका, अब जब प्रवाहिका बार बार होता है पेशेंट को तो उसके आगे एक नई डिसीज बनती है, उसको बोलते हैं रक्तज प्रवाहिका, अम्यूबिक, जिसमें ब्लड आने लगता है। ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और इसमें हम सारे चिकित्सक, सारे मतलब
बुद्धिमान है उनको छोड़ दो, मैं अपने हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक ही गलती करते हैं कि उसको रक्त स्तंभक देने लगते हैं, ये बिना जाने कि उस कंडीशन में ब्लड क्यों आया। ब्लड इसलिए आया क्योंकि उसको वहां पर क्या हो रहा था, बार बार मरोड़ हो रही थी, स्पाज्म हो रहा था, किसका, इंटेस्टाइन बार बार छोप हो रहा था। तो वहां पर जो ब्लड आया वो रक्त और पित्त के कारण नहीं आया, वहां पर जो ब्लड आया वात के कारण आया। ये चीजें भी हम समझ गए तो इसकी चिकित्सा बहुत आसान है, इसलिए मैं संप्राप्ति बता रहा हूं। लेकिन हम सब गलती क्या करते हैं, रक्त स्तंभक की शुरुआत कर देते हैं। तो हमें रक्त स्तंभक नहीं देना है, वात सामक देना है। मैं आपको बताऊं कि रक्त प्रवाहिका में जब दर्द हो रहा हो, ब्लड आ रहा हो, ऐसी कंडीशन में बहुत सिंपल सी एक मेडिसिन है, वो घर में उपलब्ध है, आप लोग कभी भी यूज कर सकते हैं। उस मेडिसिन का नाम है 10 ml घृत और 10 ml ऑयल। कोई भी 10 ml घृत ले लीजिए, कोई भी 10 ml ऑयल ले लीजिए। कोई भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी चलेगा, नारियल का तेल भी चलेगा, तिली का तेल भी चलेगा। मूर्छित तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ये भी दे सकते हैं, क्योंकि इमरजेंसी आपको दर्द हो रहा है, आप मूर्छित करते नहीं जाएंगे उस अवस्था में। घृत है, सिंपल ले सकते हैं, मूर्छित की जरूरत नहीं। तो उस अवस्था में 10 ml की और 10 ml ऑयल को मिलाना है और उसको पी लेना है। आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोग प्रयोग करके देखिए, मेडिसिन आपके पेट में पहुंचेगी और पेन गायब हो जाएगा। इसका फायदा ये होता है कि पेन तो कम होगा ही, ब्लीडिंग भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लीडिंग जो थी वो वात के छोप के कारण हो रही थी, इरिटेशन के कारण हो रही थी, बार बार वहां पर वात जो फंस गया था उसके कारण हो रही थी। तो वहां पर इसका ट्रेमेंडस रिजल्ट है। कई पेशेंट्स पर हमने इसके ट्रायल्स किए और रिजल्ट और 10 से 15 मिनट के अंदर आपके सामने होगा। 10 से 15 मिनट मैक्सिमम लगते हैं, बहुत ही शानदार। और ये मेरा नहीं है, अगेन भागवत जी ने लिखा है। इसके साथ में अब इसको, ये तो क्या आपने दे दिया उसको, हो सके तो खाली पेट दें, उसके बाद में उसको कुछ खाने के लिए दे सकते हैं लघु आहार में। और मेडिसिन में क्या देना है, मेडिसिन में इसमें देना है एरंडमूल चीरपा, और दूसरी मेडिसिन है बिल्व मज्जा चीरपा। दोनों का ही वर्णन भागवत जी ने अतिसार अध्याय में किया हुआ है, रक्त प्रवाहिका में क्लियरली मेंशन्ड। लेकिन अब फिर अगेन क्वेश्चन आता है कि बिल्व मज्जा चीरपा, बिल्व मज्जा तो समझ में आ रहा है ना, बेल का जो पल्प होता है अंदर का, जिससे शरबत बनता है, वो बेलुआ, यूपी में बेलुआ बोलते हैं। तो उसका प्रयोग और उसके साथ ग्रंथ में वर्णन है एरंडमूल चीरपाक का। तो दोनों को ही चीरपाक फॉर्म में देना है, क्योंकि वहां पर पित्त का अनुबंध देखने को मिला आपको, लेकिन कारण पित्त नहीं है, कारण वात है, ये बात याद रखनी। तो इसको चीरपाक के फॉर्म में देने को बोला। लेकिन अगेन क्वेश्चन कि बिल्व मज्जा चीरपाक दें या एरंडमूल चीरपाक दें, हमारे दिमाग में फिर से क्वेरीज आ गई, अब क्या करें, ये बताने वाला नहीं कोई। तो बिल्व मज्जा चीरपाक कब देना है, जब पेशेंट की मोशन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो तो बिल्व मज्जा चीरपाक दीजिए। और जब पेशेंट के पेट में आद्मान हो, पेट में गैसेस भर गए हो और वो पास नहीं हो रहे हो, जिसको हम बोलते हैं ना पेट फूल जाना, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जब इस कंडीशन में पेशेंट आए और ऐसा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको देना है एरंडमूल चीरपाक। क्यों देना है? क्योंकि एरंडमूल के बारे में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, श्रेष्ठ बात। तो उस कंडीशन में आपको एरंडमूल चीरपाक देना है। अब समस्या आती है, आपको इंटरेस्ट आएगा बोलूंगा तो, पेप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। इस कंडीशन के लिए भागवत जी क्या कहते हैं? एक अध्याय है छर्दी हृदय रोग तृष्णा, भागवत जी ने एक्सप्लेन किया, शायद 12वां या 13वां अध्याय है। उसमें उन्होंने इसके लिए ट्रीटमेंट लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने वहां पर पेप्टिक या ड्यूडेनल अल्सर नहीं लिखा, इसलिए ध्यान नहीं देते। उन्होंने लिखा खाना खाने के बाद यदि किसी को उदर शूल होता हो तो ये मेडिसिन देना है। इतना क्लिनिकल लिखा है, हम उसको छोड़ देते हैं, एकदम क्लियरली मेंशन्ड। मेडिसिन क्या है, इसको भी क्रॉस चेक करिए। पोस्ट, जिसको कूट कहते हैं, लोत्र, अतिविष, सैंधव लवण, सौरवाचल लवण और
विड़ंग। इन 6 औषधियों का आपको समान मात्रा में कॉम्बिनेशन बनाना है। आपका योग तैयार है। और जब भी पेशेंट इस प्रकार की कंप्लेंट करता है या क्रोनिक अवस्था में भी आपके पास आता है, उसको दर्द हो रहा हो, तो इसको आप दीजिए। इसका हमने नाम जो दिया है वो है कोष्ठादी चूर्ण। आप लोग अपने हिसाब से नाम रख सकते हैं। कोष्ठादी चूर्ण। जब भी खाना खाने के बाद पेशेंट को अब्डोमिनल पेन होता है, और ये अवस्था कहाँ देखने को मिलती है हमें? पेप्टिक अल्सर में। और एक और दूसरा प्रॉब्लम होता है, वो क्या है? ड्यूडिनल अल्सर, जहां पर पेन खाना खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद या 3 घंटे बाद होता है। कई बार तो बहुत स्पेसिफिक साइन है इसका, रात में 2 बजे पेन होगा, इतना सही पेन होगा कि कुछ नहीं, उसका बर्डन नहीं है, जिस आदमी को होता है उसको पता है। तो उस कंडीशन में उन्होंने क्या लिखा? फलमूल विरेचन। ये नाम भी मेरे द्वारा दिया हुआ है। इसमें फलमूल विरेचन का मतलब ग्रंथ में फलमूल विरेचन है श्लोक में, इसलिए हमने वही पिकअप कर लिया। तो फलमूल विरेचन मतलब क्या? ऐसे फल और मूल जो विरेचक हैं, जैसे आरंभक, जैसे दंती, जैसे कंपिलक, ये वहां पर उनके कहने का तात्पर्य है। तो इनमें से हम सबको मिला के प्रयोग करते हैं। आप लोग को 1 भी या 2 भी प्रयोग कर सकते हैं। दंती का प्रयोग करें तो संभल के करें, और ना करें तो अच्छा है। जब आप और जब इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपको पता लगेगा कितनी मात्रा में करना है और कैसे करना है। तो उस कंडीशन में आपको फलमूल विरेचन देना है। अब एक और प्रॉब्लम आती है, जब क्रॉनिक हो जाती है तो पेशेंट के पेट में उदरशूल होता ही रहता है। वो खाना खाए ना खाए, खाली पेट रहे, खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके पेट में दर्द होता रहता है। उस अवस्था के लिए भागवत जी ने व्यवस्था करके रखी, और उन्होंने बोला है कि ऐसा दर्द होता है तो एरंड तेल का प्रयोग कराना है। तो अब तीनों स्टेजेस आपके पास हैं, आपके सामने, और ये तीनों का वर्णन एक ही श्लोक में है। और ये मेरा नहीं है, भागवत जी का है, और भागवत जी से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई है नहीं। इतने छोटे छोटे योग बताए हैं, इतनी छोटी छोटी मेडिसिन बताई है, जो शंकराचार्य जी ने बहुत बड़े बड़े लिखे हैं, भागवत जी ने उनको बहुत छोटा करके लिखा हुआ। और हमें सिर्फ क्या करना है? अपना बुद्धि लगानी नहीं है, हमें तो सिर्फ वहां से उठा लेना है। और मैं जितने भी योग बता रहा हूँ सारे मेरे वहीं से उठाए हुए हैं, विद रेफरेंस बता रहा हूँ, और इनको बार बार प्रयोग करने के बाद बता रहा हूँ। आप लोग भी करिए, आपकी प्रैक्टिस में आपको करने में मजा आएगा। और जहां पर आप बोलते हो कि मेरे पास इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो सारे ऑप्शन मैं आज आपको देके जा रहा हूँ कि आप लोग इसको प्रयोग करिए और मुझे फॉलो भी दीजिए, तो मुझे भी उत्साह बढ़ेगा और मुझे भी आगे पढ़ने की जिज्ञासा बढ़ती जाएगी। अब देखिए, पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर का जब हम समाधान ढूंढने बैठते हैं तो हमें कोई आंसर नहीं मिलता, कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता, उस पर क्या करें। लेकिन भागवत जी को फॉलो करते हैं तो आंसर भी मिलता है, समाधान भी मिलता है, पेशेंट भी ठीक होते हैं। तो इतनी शक्ति उसमें ऑलरेडी लिखी हुई है, इतनी रिसर्च सब कुछ लिखा हुआ है, सिर्फ हमें फॉलो करना है, और हम उसको ही छोड़ के और सब करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, वातजकास। वातजकास से पहले वातजकास क्यों होती है इस पर आता हूँ मोस्टली, और उसके बाद फिर नॉर्मल वातजकास जो होती है वो। एक रोग है बहुत कॉमन, प्रतिष्ठा है, सभी को होता है। और अगेन यहाँ पर फिर सब लोग एक ही गलती करते हैं। आपके शरीर से कुछ विकृत तत्व निकलना चाह रहा है, उसको हम निकलने नहीं देते, उसको वहां पर हम स्तंभन कर देते हैं। स्तंभन करते हैं, अब वो आप किसी से भी करिए, एंटीबायोटिक से करिए, या हमारे यहाँ जो औषधियां वर्णित है उसमें हम वत्सनाभ साधित औषधियां, वत्सनाभ से योग जैसे त्रिभुवन कीर्ति, बहुत सारे चिकित्सक आजकल इमीडिएट रिजल्ट देने के लिए त्रिभुवन कीर्ति का प्रयोग करते हैं। तो होता क्या है, वत्सनाभ उष्णकल्प है, उसके कारण क्या होता है, पेशेंट का जुकाम तो ठीक हो जाता है, पेप्टिसाइड तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसको 21 दिन के लिए वातजकास हो जाता है। कितने लोगों ने महसूस किया है ये समस्या? कितने लोगों ने महसूस किया कि पेशेंट आके ये तो बोलता है कि पेप्टिसाइड तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन अब खांसी बहुत हो रही, और खांसी ऐसी होती है कि दिन रात वो खांसता है, और उसमें जो स्पुटम है, बलगम है, वो निकलना चाहिए, वो नहीं निकलता है। और जब थोड़ा सा निकल गया तो उसको लगता है राहत मिली, और फिर से जैसे एपिसोड शुरू होगा फिर से उसको बहुत तरह का रिपीटेड एपिसोड आते रहते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है, इसको सॉल्व कैसे करें? अगेन संप्राप्ति समझनी है, नाम समझ में आ गया,
कई बार कंफ्यूजन होता है कि कफज कास है कि वातज कास है। तो पेशेंट को क्लियरली पूछ लीजिए कि बहुत ज्यादा खांसने के बाद थोड़ा सा बलगम निकलता है, तो बोलता है हाँ निकलता है, तो वो वातज कास है। और हर बार कपिंग करने पर उसको स्पुटम आ रहा है तो वो कफज कास है। ऐसा क्लियर कर लीजिए। आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेदिक निदान आयुर्वेदिक होना चाहिए, तब हमें पता चल गया कि वातज कास है। तो वातज कास की चिकित्सा आगे क्या होगी? वात की चिकित्सा क्या है? इसने तो अब क्या करना है? सिंपल उसको बोलना है 30 से 40 ml घी लेके पी लो। इमीडिएट रिजल्ट। जो आदमी आपके सामने बैठ के खांस रहा था और आपने उसको बोल दिया या आपने पिला दिया अपनी क्लिनिक पर, 10 मिनट के अंदर उसकी खांसी बंद हो जाती है। इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा सैंधव लवण मिला लें। 20 से 30 ml ले रहे हैं तो उसमें जी सर जी जी रबड़ी का प्रयोग कराइए। रबड़ी जी बिल्कुल बिल्कुल। और रात को लाइए, दूसरे दिन खांसी जाए। बिल्कुल, ये मेरा अनुभव प्रयोग है। जी बिल्कुल। ये भी आपने जो बताया वो भी उसी पर आधारित है, वातज पर। क्योंकि यहाँ पर हमें समझ में आ गया वात का चिकित्सा क्या इसने है। आप अब इसने कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो तुरंत आपको इजीली अवेलेबल है, तुरंत है और वो आदमी भी ले सकता है आसानी से ऐसी कंडीशन में। ये तो हो गया उसका तात्कालिक उपाय। अब उसकी संप्राप्ति ठीक करनी है तो बहुत अच्छा योग बताता हूँ। ये योग का वर्णन राजेश्वर दत्त शास्त्री जी ने किया हुआ है। यूपी के बहुत अच्छे वैद्य हुए और राजेश्वर दत्त शास्त्री जी ने इसका वर्णन किया है। योग है चंद्रामृत रस 125 mg, फिरवाल पिस्टी 250 mg, अपामार विचार 250 mg और सितोपलादी चूर्ण। इसका आपको हाँ लिख लीजिए। चंद्रामृत रस 125 mg, फिरवाल पिस्टी 250 mg, अपामार विचार 250 mg और सितोपलादी चूर्ण 1 ग्राम। ये एक डोज की मात्रा है और इसको आप एक बार में दे सकते हैं। ऐसा दिन में 2 से 3 बार। अनुपान हो सके तो घृत के साथ दे दीजिए। पेशेंट ले सकता है तो वेल एंड गुड, नहीं ले सकता है तो सादा पानी के साथ भी हम दे सकते हैं। ये योग भी वातज कास में बहुत ही अच्छा है। जरूरत नहीं पड़ती दूसरी और मेडिसिन की। और ये जो सिंपल वातज कास होती है उसमें भी लाभदायक है, और जो प्रतिष्ठा बिगड़ने के बाद में वातज कास होता है जिसमें ड्राई कपिंग होता है उसमें भी बहुत अच्छा है। वातज कास से मुझे याद आया एक बहुत अच्छा केस आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक महिला मेरे पास आई वातज कास और उसको 5 साल से वातज कास की प्रॉब्लम थी। उसके सारे रिपोर्ट्स हुए, इन्वेस्टिगेशन हुए, सब कुछ हुए, कोई निष्कर्ष नहीं निकला, रिजल्ट 0 और कंप्लेंट सेम वातज कास। अब वो महिला मेरे पास आई, मैंने उसको देखा तो मैंने उसको अनुवासन बस्ती की प्लानिंग की। अब यहाँ पर यदि आप औषधि देते तो उसको रिजल्ट नहीं आता। मैं केस इसलिए बताना चाहता हूँ कि हमें शोधन और शमन दोनों पे कमांड रखनी है। चाहे अग्नि कर्म हो, चाहे विद्ध कर्म हो, चाहे राहु हो, चाहे रक्त मोक्षण हो, चाहे सिरावेद हो, चाहे जलोका हो, चाहे शोधन हो, चाहे समन हो, चाहे यापन हो, चाहे लेखन हो, हर चीज पर आपकी कमांड होनी चाहिए, तो ही आप पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। यदि मैं भी यही वाला योग उसको देता तो पेशेंट को ठीक नहीं होता। उसमें संप्राप्ति जो थी वो दूसरी थी। वहां संप्राप्ति ये थी जब उसकी हिस्ट्री ली तो पेशेंट को दो दिन 3 दिन तक मोशन नहीं होता, और जो मोशन है वो कृत्रित हार्ड होता है उसको। तब समझ में आया संप्राप्ति क्या थी। वात का उदावट तो रखा था उसके शरीर में। अब हमें क्या करना है, उसका अनुलोमन करना है, वात का समन करना है। अब आप ये देखिए कि पंचकर्म में जो सिद्धांत बताए गए हैं कितने प्रासंगिक हैं। हमने उसको अनुवासन बस्ती प्लान की। वैसे आप देखेंगे तो कास में बस्ती का कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, आयुक्त में उसको कंसीडर किया गया, लेकिन हमारा वहां पर निदान कास नहीं था, हमारा निदान था वातज मलावष्टम या उदावट, जिसमें कोई संप्राप्ति बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती है, सिंपल हो जाता है किसी को वातज का। उसमें भारंगी और सुंडी, भारंगी चूर्ण और सुंडी चूर्ण दोनों को गुड़ और तेल के साथ देना। आप देखिए क्या परिकल्पना करके रखी है, जो अनुपान है वो गुड़ और तेल। तेल क्यों? वातज है तो सिर्फ ये देना है आपको, और इसको देने का बड़ा शानदार तरीका है। सिंपल गुड़ के साथ और वाइन के साथ उसकी गोलियां बना दीजिए, या पेशेंट को बोल दीजिए बना दे और वो खा सकता है।
सिर्फ बताइए मत पेशेंट को कि हम देख क्या रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस जब करते हैं, यदि आपने किसी को बता दिया ये प्रैक्टिस के लिए सिद्धोपलादी चूर्ण है तो वो नहीं खाएगा, और सिद्धोपलादी चूर्ण यदि आपने उसको रीपैक करके दिया तो वो जरूर खाएगा और उसको आराम भी मिलेगा। तो ये एक्चुअली आयुर्वेद घर घर में बैठा हुआ है, हर घर में। यदि आप सर्वे करें और किसी से पूछें कि आपको यदि कोई बीमारी है, आप यदि कोई बीमारी है तो आप कौन सी पैथी लेना चाहेंगे, तो हमें योग आयुर्वेद ठीक है। आजकल मार्केट में भी उपलब्ध है दवाइयाँ, कुछ बहुत अच्छी अच्छी आ गई। एक कंपनी है वो वासा 77 नाम की दवा बनाती है सीरप फॉर्म में, वो भी अच्छा लाभ देती है। कुछ उपलब्ध नहीं है तो आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। दूसरी एक कंपनी है वो पिन नाम से सीरप बनाती है, उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं। लेकिन जितने अच्छे रिजल्ट शास्त्रों को औषधियों के मैं बता रहा हूँ उतने नहीं। लेकिन कुछ ऑप्शन नहीं है तो दे सकते हो। कई बार क्या होता है, पेशेंट फोन पे पूछ लेता है, ये तो मेडिसिन आपके पास आएगी तब देना हो पाएगा। तो कई बार पेशेंट फोन पर पूछता है, आपका कोई पेशेंट है उसको कुछ हो गया तो पूछ रहा है क्या लूं, और मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं वो बोलते हैं डॉक्टर साहब जो भी लूंगा आयुर्वेदिक ही लूंगा। उसको कुछ भी हो गया, वो पेशेंट बीमारी है, उसको हृदय रोग प्रॉब्लम है, उसको हार्ट के लिए मेरे पास मेडिसिन ले रहा है, और उसको खांसी भी हो गई तो बोलता है आयुर्वेदिक बताओ, मैं और कुछ नहीं लूंगा। तो हमें ऐसे भी प्रोडक्ट्स पता होने चाहिए जो हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकें या बता सकें। प्रतिशय की बात हुई। प्रतिशय में हम सब लोग चिकित्सा करने लग जाते हैं, लेकिन हम का खाना जो है 7 बजे से पहले ले लेना, बताना है कि ऐसा कर लो बस, ये प्रॉब्लम है। तो इसके लिए भी हम बहुत सारे लोग ढूंढते हैं, बहुत सारी मेडिसिन देते हैं, लेकिन उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो छोड़ देते हैं। इसको इस कंडीशन में हमें विशिष्टता की चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो हम प्रयोग में लाते हैं। तो विशिष्टता के लिए बोला है रसोन रस, लहसुन रस विशुद्धिका विवेक, मतलब लहसुन रस विशुद्धिका विवेका, ऐसा करके आया है वर्णन। तो जब भी कभी किसी को अतिसार हो, बहुत ज्यादा अतिसार हो, उस कंडीशन में आप कोई भी मेडिसिन दे दीजिए उसको। सिंपल मेडिसिन के नाम रसोनादि बटी बहुत अच्छा काम करती है, संजीवनी बटी बहुत अच्छा काम करती है, कर्पूर रस ये आयुर्वेद युक्त ड्रग है, बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ध्यान रखें कि इन सबका जो अनुपान है वो लहसुन का रस है। यदि लहसुन का रस नहीं दे सकते तो सिंपल रसोन बटी भी चलेगी। कहने का तात्पर्य है मेरा कि सिर्फ लहसुन रस भी देंगे तो उसका जो विशुद्धिता के अंतर्गत जो लूज मोशंस होते हैं वो तक बंद हो जाते हैं इससे। और अतिसार में जो सिंपल अतिसार है उसमें भी इससे बहुत लाभ मिलता है, तुरंत बंद होते हैं, मतलब आधा से 1 घंटे के अंदर लूज मोशन कंट्रोल हो जाते हैं। लेकिन लहसुन रस सिर्फ लहसुन रस से, लेकिन यदि आप किसी को लहसुन रस से बोलोगे तो आपको ना तो पैसा मिलेगा, वरना पेशेंट करता है, बहुत ज्यादा फॉलो करने वाला होगा तो कर लेगा। तो हमेशा याद रखिए कि उसको कुछ ना कुछ अटका के रखना, क्योंकि ये कौशल विकास हमें ये भी पता होना चाहिए। कई बार मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनको नी जॉइंट पेन, मैं अभी स्लाइड्स में भी दिखाऊंगा अभी, तो नी जॉइंट पेन हो रहा है हमको, बहुत ज्यादा है। क्या करना है? कुछ नहीं, सिर्फ अग्निकर्म किया और भेज दिया। पेशेंट यदि लड़ाते हुआ आता है तो चलता हुआ जाता है। रक्त मोक्षण में अलापो और कपिंग तुरंत करने से लाभ मिलता है। ये 2 प्रोसीजर ऐसे हैं जो तुरंत आपको इमीडिएट ट्रीटमेंट देते हैं, तुरंत रिलीफ देते हैं। लेकिन होता क्या है, हम करना नहीं चाहते इसे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई मेडिसिन मिल जाए, कोई टैबलेट मिल जाए, उसको खा ले और ठीक हो जाए। अरे भाई टैबलेट को खाकर ही आया है, और अब तो ये हालत है कि हम लोगों को मेडिसिन छुड़ानी पड़ रही है। तो अतिसार में लहसुन का रस बहुत अच्छा है। अभी आम बात की एक पेशेंट 10 साल से सफर कर रही और वो मेथाइलप्रोडनिसोलन ड्रग पर थी कंटिन्यू। उसका वीडियो मेरे फेसबुक पेज पर भी डाला हुआ है, बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स डले हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसको यही प्रॉब्लम था, 10 साल से वो सफर कर रही थी, आयुर्वेदिक चिकित्सा भी ले चुकी थी, एलोपैथिक भी, होम्योपैथिक भी, सब भी, और लास्टली वो मेथाइलप्रोडनिसोलन पर वो चल रही थी। तो जब पेशेंट आयुर्वेदिक चिकित्सा भी लेकर आता है और रिलीफ नहीं मिलता है तो सोचना पड़ता है ऐसा क्यों। उसका आंसर ये है कि हम सिर्फ समन पर ध्यान दे रहे थे, शोधन पर ध्यान ही नहीं दिए। और उस पेशेंट को मैंने सिंगल फर्स्ट डे से
मिथाइल प्रेडनिसोलोन बंद करा दिया, कोई टेपर ऑफ नहीं करा पहले दिन से, और उसको जरूरत नहीं पड़ी दोबारा से लेने की। क्यों? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड बस्ती करवाई उसको। मैं आपको बता दूं, बैकग्राउंड बस्ती गृहदृष्टि और आम बात में ऑन दैट डे रिलीफ देती है, ऑन दैट डे। कई बार 50-60% आराम होता है, तो एक दो दिन में अच्छा आराम मिल जाता है उसको, 70-80% आराम होता है। तो हम इसकी जो है 21 दिन की एक साइकिल करते हैं। कई बार कर्म काल बस्ती जो भी है वो भी करते हैं, लेकिन हमारा जो प्रोटोकॉल है वो मोस्टली हम 21 दिन का करते हैं। कई बार 16 दिन का भी होता है, डिपेंड्स करता है। वो मेरा मानना है कि वो डॉक्टर के ऊपर है कि वो कितने दिन करें, जैसा कि आज सर ने भी हमें गाइड किया। तो ऐसी कंडीशंस में आप तुरंत जब रिलीफ दे पाते हैं, तो यही तो है इमरजेंसी मैनेजमेंट। क्यों नहीं कर सकते आप? क्यों? क्योंकि हमने बैकग्राउंड बस्ती पढ़ी ही चक्र तत्व में दी, सैंधव, गौमूत्र और गुड़, जैगरी, चारों का कॉम्बिनेशन है और उसकी बस्ती देनी है। अभी एक पेशेंट और है जो चल रही है, करेंट की बताता हूँ आपको। उसको कटी लो बैक पेन और साइड का, ये दोनों प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम इतने ज्यादा, और वो जानते हैं आप लोग आजकल गोली खोलकर देने वाला सिस्टम, स्टेरॉइड्स आजकल खोल के दे देते हैं बहुत सारे चिकित्सक, तो वो भी, और चिकित्सक के आजकल तो कोई भी दे देता है, किराने की दुकान पे वहां भी मिल जाते हैं। बहुत पैटर्न चल गया है। तो वो भी महिला वैसे ही स्टेरॉइड्स खा के जिंदगी काट रही थी 15 साल से, और उनका लड़का खुद चिकित्सक। मैंने कहा कम से कम ये तो देख लेते कि वो खा क्या रहे हैं, वो भी पता नहीं कौन सा स्टेरॉइड है, बस खा रहे हैं। उस पेशेंट को भी सिर्फ बैकग्राउंड बस्ती करने से लाभ मिला, और उसके बाद उसको परिकर्ते का मतलब फिसर, ये भी एक ऐसा प्रॉब्लम है। अब आप देखिए मैंने कितने सारे पेन्स के बारे में बताया जो अलग अलग होते हैं। अब फिसर में जो पेन होता है वो भी बहुत बेकार पेन, बर्निंग पेन, और पेशेंट को मोशन के बाद 3 से 4 घंटे तक, 2 घंटे तक पेन होता ही रहता है। और इसके पेशेंट के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि जब पेन होता है तो अगले दिन मोशन नहीं जाए, वो ये सोचते हैं क्योंकि पेन होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन हमारे शास्त्र में वर्णित है, लेकिन हमें तो कोई पेनकिलर चाहिए। मैं आज आपको पेनकिलर ही बताता हूँ। तो इसके लिए जो पेनकिलर का काम करता है वो है पाठा। पाठा क्या है? पाठा क्या है? पाठा मतलब सिसेम्बलस परेरा। आचार्य प्रियव्रत जी ने उसको स्तन शोधनगढ़ में शामिल किया है, लेकिन चरकाचार्य चरक जी ने, चरक की बुक में आप खोलेंगे तो उसमें जब देखेंगे, अर्श अध्याय खोलिए, अर्श में लिखा हुआ है कि अर्श में यदि वेदना हो तो पाठा का प्रयोग करिए। बस हमने वहां से पढ़ा और पाठा का प्रयोग शुरू कर दिया। फिशर पेन में इमीडिएट रिजल्ट, आपको कोई पेनकिलर देने की जरूरत नहीं है, और उसमें कोई फायदा होता भी नहीं पेनकिलर देके। सबसे बड़ी बात तो ये, डायलोगिन जेली वगैरह लगाते हो तब जाके कुछ फायदा होता है, लेकिन वो भी कुछ समय तक, फिर वही प्रॉब्लम। तो इस समस्या का समाधान आचार्य जी ने हमारे लिए लिखा हुआ, और वो है पाठा। अब इसके लिए अगेन वहां पर कंफ्यूजन पैदा किया, कंफ्यूजन है वहां पर पैदा कर दिया। उन्होंने तो अपने ज्ञान के हिसाब से लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन हम समझ ही नहीं पा रहे। उसमें उन्होंने लिखा पाठा को तमाशा के साथ देना है, पाठा को दीप्य मतलब अजमोदा अजवाइन के साथ देना है, पाठा को सुंठी के साथ देना है। ऐसे 3 योग उन्होंने बताए, और वो वहां पर श्लोक में वर्णित है अर्श अध्याय। तो तीनों को कब दे कैसे दे पता नहीं है। तो पाठा को दीप्य के साथ अजवाइन के साथ जब देंगे, मतलब मेन लगे हुआ है पाठा, सिसेम्बलस परेरा, हिंदी में पहाड़ मूल, और हिंदी में जाएंगे तो पहाड़ी बोलते हैं, इसकी बेलनुमा होती है। तो उस कंडीशन में पाठा को जब पेट में आत्मान हो, पाठों को, और उसके साथ में यदि किसी को फिशर है, उस कंडीशन में पाठा को दीप्य के साथ अजवाइन के साथ देना है। और जब किसी को बार बार मोशन हो रहे हो, जैसा कि प्रवाहिका में होता है, उस टाइप की संप्राप्ति हो, तो रोगी को पाठा को सुंठी के साथ देना। और जब हेमोरोइडल कंजेशन, जब पाइल्स क्या है, जब हेमोरोइडल कंजेशन बढ़ जाता है, और हेमोरोइडल कंजेशन क्यों बढ़ता है, हम सब पढ़ते हैं, सर्जरी के बुक्स में पढ़ते हैं, सब जगह पढ़ते हैं, तो
तो क्या लिखते हैं? टॉर्चरस ऑफ द हेमोरॉइडल वेन्स, डायलिटेशन एंड टॉर्चरस ऑफ द हेमोरॉइडल वेन्स इज कॉल्ड हेमोरॉइड्स। गलत। इंक्रीज कंजेशन हो जाता है, इसके कारण टॉर्चरस होता है वो। उसके पहले की संतृप्ति देखनी पड़ेगी हमें। वो तो प्रत्यक्ष रूप में जो दिख रहा है उस समय तात्कालिक, वो हमने लिख दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां से आई? पेशेंट बार बार जब बैठ के स्ट्रेनिंग करता है, प्रवाहिका करता है, तब जाके उसको अर्श क्रिएट होता है, तब तक नहीं होने वाला। तो अर्श की चिकित्सा करते समय हमेशा याद रखें कि प्रवाहिका की भी चिकित्सा करनी है, क्योंकि आप यदि प्रवाहिका ठीक नहीं करेंगे तो अर्श की यदि आप शल्य चिकित्सा भी कर देंगे तो अभी उसको फिर से होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगेन जाके वो फिर स्ट्रेनिंग करेगा, फिर हेमोरॉइडल कंडीशन बढ़ेगा, फिर डायलिटेशन होगा, फिर टॉर्चरस होगा, फिर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री, इस प्रकार से बढ़ता है। तो कहने का मतलब ये है, समझना ये है हमें कि जो अर्श है वो प्रवाहिका के कारण अधिकतर केसेस में देखा जाता है। कुछ केसेस में डायरेक्ट भी होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेस में प्रवाहिका उसका एक मूल कारण है, मुख्य कारण है। तो उस कंडीशन में पाठा को धमासा के साथ देंगे। तो धमासा जो है वो हेमोरॉइडल कंजेशन को भी कम करता है। तो पाठा और धमासा ऐसी तीन अवस्थाएं में इन तीनों ड्रग को देना है, इस प्रकार से उसमें उल्लेख आया है, जो हम कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में प्रयोग करते हैं। कुछ मेरे मित्र जो एनोरेक्टल फील्ड में काम करते थे, उनसे जब मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि आप ये इस प्रकार का, अभी क्या होता है फिर सर में डायलिटेशन करेंगे, स्फिंक्टेक्टोमी करेंगे, है ना, इस प्रकार के प्रोसीजर करते हैं। लेकिन इस योग को देने के बाद सिर्फ 2 मेडिसिन का योग है, आपको ना डायलिटेशन करने की जरूरत है और ना स्फिंक्टेक्टोमी करने की जरूरत है। और इस मेडिसिन का प्रयोग इतना अच्छा है कि रोगी आपके पास दोबारा आता ही नहीं पेन के लिए। आपने यदि उसको 7 डेज की मेडिसिन दी, 7 डेज बाद वो आ ही नहीं, फिर कब आएगा? फिर कभी दर्द होगा उसको तब आएगा, फिर कभी जब प्रेशर होगा तब आएगा। हाँ, जितने भी चूर्ण की मात्रा मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली मैं बहुत कम मात्रा में प्रयोग करता हूँ क्योंकि मेरा बहुत स्पेसिफिक होता है। लेकिन जो लोग नई प्रैक्टिस शुरू करें या नए इसमें जाएं, जब शुरू कर रहे हैं, तो 2 से 5 ग्राम की मात्रा में एक बार में दे सकते हैं। मेरी मोस्टली जो मात्रा चूर्ण की होती है वो 500 से 600 mg होती है, बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि मैं वही ड्रग यूज करता हूँ जो उसके लिए इंडिकेटेड है। बहुत सारी मेडिसिन देने का कोई फायदा नहीं होता, बहुत ज्यादा मात्रा में देने का बहुत ज्यादा कोई फायदा नहीं है। तो पाठा की जहाँ पे जरूरत है वहाँ पाठा दो तो काम होगा। जो न्यू में नए इसमें प्रैक्टिस शुरू करें या इसका प्रयोग करें तो 2 ग्राम से शुरू कर सकते हैं 5 ग्राम तक, और फिर अपने अनुभव के आधार पर डोज कम या ज्यादा वो करें। जितने भी चूर्ण की मात्रा है वो इस प्रकार से रख सकते हैं। एक अतिसार की बात हुई, तो अतिसार में मैं आपको बताऊं एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें बहुत ज्यादा अतिसार होते हैं। अतिसार जब उसका कोई रीजन नहीं मिलता तो तब देखा जाता है, तो उसमें एक संप्राप्ति देखने को मिलती है राजयक्ष्मा। तो वहां पर जो होता है वो राजयक्ष्मा जन अतिसार होता है। अब वो कैसे पता चलेगा? पेशेंट को क्रॉनिक अतिसार होगा, बार बार लूज मोशंस होते रहते हैं, कवर ही नहीं होते, मेडिसिन खाई खाओ फिर होने लगे, और पेशेंट वेट लॉस होता जाता है। ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छी मेडिसिन है लोकनाथ रस। लोकनाथ रस का प्रयोग राजयक्ष्मा जनित अतिसार तक में फायदा करता है, आराम देता है और बहुत इमीडिएट देता है। और अतिसार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। राजयक्ष्मा जरूरी नहीं हो ही, अतिसार सिंपल हो उसमें भी आप इसका प्रयोग लोकनाथ रस का कर सकते हैं। अपेंडिसाइटिस में जब पेन हो, जो मैंने पहले योग बताया आपको कनिका सब वाला, वही योग आप पेन के लिए आप नहीं बोल लें। अपेंडिसाइटिस में तो मोस्टली हम रेफर ही कर देते हैं कि भाई जाओ सर्जरी करा दो। लेकिन यदि बहुत ज्यादा बस्ट होने की संभावना नहीं है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक नहीं है और पेशेंट आपके पास बहुत अर्लियर आ गया है और आपने डायग्नोज किया कि अपेंडिसाइटिस है, उस कंडीशन में आप उसको जो पेन रिलीफ के लिए जो मैंने कनिका सब वाला योग बताया वो दीजिए, और उसके साथ में अपेंडिसाइटिस की चिकित्सा बताता हूँ। अपेंडिसाइटिस की चिकित्सा के लिए मुख्य ट्रीटमेंट है रक्त मोक्षण, मतलब सिरावे। तो जब भी ऐसा पेशेंट आपके सामने आए तो उसको लिटाना राइट क्यूबाइटल फोसा से, जहाँ से हम मोस्टली ब्लड सैंपल के लिए लेते हैं, क्यूबाइटल फोसा से, वहां से उसका रक्त मोक्षण कर देना है। और रक्त मोक्षण ज्यादा मात्रा में करें,
मुझे समझ में नहीं आता क्या डरने वाली चीज, क्यों डरना है? रक्त मोक्षण की मात्रा कितनी बताइए? 1%, राइट। तो लगभग कितना हो गया? 650 750 ml लगभग हम मान ले, अलग अलग कैलकुलेशन में जाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, बस 700 ml मान के चलिए। लेकिन जब हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो सोचते हैं क्या? तुरंत दे आते हैं। तो फिर रक्त मोक्षण जब करते हैं तो डरते क्यों हैं? जब ऐसी अवस्था हो, रक्त मोक्षण खुले दिल से करिए, खुले हाथ से करिए, क्योंकि उससे पेशेंट को रिलीफ होता है और तुरंत रिलीफ होता है। आप रक्त मोक्षण करेंगे, रक्त मोक्षण करने के भी प्रावधान है। कभी रक्त मोक्षण पे कभी कोई सी रहती होगी तो उसमें बोलूंगा, बहुत सारा है बोलने के लिए। लेकिन रक्त मोक्षण जब ऑर्गन पर काम करना हो तो सिरावेद करते हैं, और जब स्थानिक करना हो तो उसमें कपिंग या अलाबू या जलोका करते हैं। तो यहाँ पर अपेंडिसाइटिस लाइक ऑर्गन, तो ऑर्गन पे काम करना है तो राइट यूवाइटल से हम रक्त मोक्षण करेंगे। मेरे पास एक हमें लीवर एब्सेस का पेशेंट आया और बहुत ज्यादा उसको पेन था। उसको सिंपल राइट यूवाइटल से मैंने रक्त मोक्षण किया और रक्त मोक्षण 150 ml तक किया, 200 ml तक भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करें। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब हम ब्लड डोनेट कर सकते हैं तो यहाँ पर तो उसको आराम देने से मतलब है। उस अवस्था में आपको रक्त मोक्षण करिए। साथ में अपेंडिसाइटिस में त्रिफला गुकुल 500 ml दिन में 3 से 4 बार, और वरुणादि क्वार्ट्ज, ये 2 मेडिसिन पर्याप्त होती हैं अपेंडिसाइटिस को मैनेज करने के लिए। मेरी फेसबुक वॉल पे जाकर देख सकते हैं, अपेंडिसाइटिस के मैंने कई टेस्टिमोनियल्स और केसेस के पिक डाले हुए हैं और वो पेशेंट ट्रीट हुए हैं। और इसमें जब अक्यूट पेन था पेशेंट को तो हमने राइट रीजन में, अपेंडिक्स रीजन में कपिंग करके भी हमने इसका रक्त मोक्षण किया और सिरावेद भी किया, दोनों एक साथ किए। जी नहीं, कपिंग आज मैं अभी दिखाऊंगा आपको पिक्स, कपिंग जिसमें चाइनीज कप्स चलने लगे आजकल, जिसको अलाबू का एक संशोधित रूप मान सकते हैं हम उसको। एक्चुअली जो कपिंग है, कप्स लगाना जिसको बोलते हैं, वो जो यूज हुआ वो 2 साल लगातार जो डॉट्स ट्रीटमेंट होता है ऑलरेडी ले चुका था। उसके बाद में रेजिस्टेंट का केस है ये, उसके बाद में इसको MDR और XDR ट्यूबरकुलोसिस जाकर के डायग्नोज हुआ और उसके बाद भी इसको ट्रीटमेंट चल रही थी। 9 महीने होने के बाद सेकेंड टाइम भी कंटिन्यू इसको ट्रीटमेंट चल रही थी और फीवर कंटिन्यूअस आ रहा है, वातज कंटिन्यू है और पेशेंट चल फिर नहीं सकता। हीमोग्लोबिन ओनली 5.8 ग्राम। ऐसी कंडीशन में मेरे पास पेशेंट आया और पेशेंट का क्रिएटिनिन 2 पॉइंट समथिंग, क्योंकि उसको जो ड्रग्स दिए गए उसके कारण उसको ये प्रॉब्लम हुआ। अब ये ऐसी इमरजेंसीज आती है, बहुत मजा आता है आयुर्वेद से जब हैंडल करते हैं। अब इस केस में आप देखिए इसका एक्सरे क्या दिख रहा है, और मैं आपको बता दूं ये बिलिरुबिन इन्फ्यूजन नहीं है। कई बार मिसडायग्नोस हो जाता है बिलिरुबिन इन्फ्यूजन से। तो इस केस में मैंने पेशेंट को मानिक के रस दिया, लेकिन इससे पहले रुक जाइए। मानिक के रस 2 प्रकार के, एक होता है रसमानिक और एक होता है मानिक के रस। तो जो रसमानिक है वो त्वचा विकार वाला है, हड़ताल वाला है, जिसमें हड़ताल से बनाया जाता है। हमें पता होना चाहिए, नहीं तो हम लिख लेते हैं और बाद में पेशेंट को दे दिया, उसका कुछ फायदा नहीं होगा और उसको प्रॉब्लम, उसकी खांसी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हड़ताल जो है वो कफ का शोषक है और उसको ऑलरेडी ड्राई कफ था, वो और खांसी बढ़ जाएगी। तो क्या ये वाला जो हड़ताल है, रसतंत्र साठ फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, राजयक्षमागत, और इसको एक ही कंपनी बनाती है, उसका नाम है कालेडा। लेकिन आजकल कालेडा भी मानिक के रस के नाम से नहीं बना रही है, वो भी मानिक के रस के नाम से हड़ताल वाले कंटेंट दे रहे हैं। तो वो दोनों बनाते हैं, कहने का मतलब ये। तो उसकी खपत ज्यादा है तो कोई वाला मार्केट में मिलता है, तो सोच समझ के प्रिस्क्राइब करें, देखकर प्रिस्क्राइब करें। जिस मानिक के रस में मनसिला, कज्जली और नाग भस्म हो वही देना है। मनसिला है जो कफ का निर्गमन करने वाला है, निकालने वाला, शोषक नहीं है। और हड़ताल जो है वो शोषक है।
और इस पेशेंट को हमने सिर्फ 2 ही ड्रग दिए, एक था मानिक रस और एक था आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी के बारे में आपको बताऊं कि आरोग्यवर्धनी बटी राजयक्ष्मा के लिए सबसे अच्छा कल्प है, लेकिन आरोग्यवर्धनी को आपको दूध के साथ देना पड़ेगा, यदि पानी के साथ दोगे तो कोई फायदा नहीं। यही अनुपान की परियोजना और अनुपान की परिकल्पना करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आरोग्यवर्धनी को यहाँ पर दूध के साथ देना होता है। दूध के अनुपान देने से कई बार पेशेंट को, रोगियों को 2 या 3 बार मोशंस होते हैं और उसके बाद में फिर होना बंद हो जाते हैं। तो पेशेंट को बताकर रखिए, नहीं तो पेशेंट लूज मोशन की दवा खा लेता है कई बार, और हमारे पास भी आता है, हमें भी पता नहीं होता है। तो क्या होता है, हम भी उसको स्तंभक दवाएं दे देते हैं। तो हमें मेडिसिन देने से पहले उसके सब कुछ उसके बारे में लगभग पता हो, जो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो गलती हो जाती है हमसे। तो आरोग्यवर्धनी कई लोगों पर इसके परीक्षण किए और बहुत अच्छे रिजल्ट आए इसके, मतलब 60-70% रिजल्ट देखने को मिले। अभी इनके मैंने क्लिनिकल डाटा तैयार नहीं किए, आने वाले समय में उनको भी प्रेजेंट करूंगा, लेकिन इन केसेस के जो है आपको मैं ये दिखा रहा हूँ। तो इस पेशेंट को जब मैंने मानिक रस और आरोग्यवर्धनी दिया, सेकेंड डे ही पेशेंट की खांसी, फीवर दोनों खत्म हो गए। जो 104 डिग्री उसका कंट्रोल नहीं हो रहा था, और पेशेंट ये आईपीडी से हमारे पास आया, एडमिट था ऑलरेडी। उस कंडीशन में आप मैनेज करना है तो 5 पॉइंट ब्लड, 5.8 समथिंग एचपी। ऐसी कंडीशन में मानिक रस और आरोग्यवर्धनी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया उसने, लेकिन हर केस में नहीं। जहां पर वातस्नास हो, ज्वर हो, वहां पर ही मानिक रस देना, दूसरा नहीं। और आरोग्यवर्धनी सभी केसेस में दे सकते हैं, किस तरह की जरूरत पड़ी वहां पर हमारे आचार्यों ने बोला है, चाहे वो रेनल कैलकुलस हो, चाहे वो जलोदर हो, चाहे वो कैटरेक्ट हो, जहां पर भी शस्त्र क्रिया की जरूरत हुई है वहां पर हमें आज्ञा दी है कि भाई इसमें शस्त्र क्रिया करनी है। तो जी ने तो बहुत सारे किए, लेकिन आपने कभी हृदय रोगों में देखा कोई रेफरेंस मिलता है? कोई रेफरेंस नहीं है हृदय रोगों में सर्जरी का। और अभी इसके ऊपर काफी हलचल शुरू हुई है, और एलोपैथी के भी कई एमडी डॉक्टर्स जो कार्डियोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं, उनके कई वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे, मेरे पास है उनके वीडियो, और वो उन्होंने क्लियर बोला है कि हृदय रोगों में ऑपरेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती। क्लियरली वो 2 या 3 लोग हैं जो इस चीज को मानते हैं। एक डॉक्टर हेगड़े वाले हैं, बीएम हेगड़े जी, बीएम हेगड़े, हाँ बीएम हेगड़े सर, राइट। और एक और डॉक्टर का सर है, वो केएमयू यूनिवर्सिटी के सारे वैलियथरन, डॉक्टर वैलियथरन। तो ये सभी लोग अभी इस चीज के ऊपर बोल रहे हैं, और उनका बोलना भी है कि अभी तक जो हम कर रहे थे हमें पता नहीं क्यों कर रहे थे और कैसे रिलीफ हो जाता था। तो इसके ऊपर उनके बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं, आप लोग कभी टाइम मिले उनको सुनी। तो ये रिमार्केबल चेंजेस आप कर सकते हो, बहुत ही ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपके पास है, आपने बीएमएस में एडमिशन लिया और कोई नहीं कर सकता। इसीलिए आज बात हो रही है कि आप लोग एक्सीडेंट से आए हो आयुर्वेद में। मैं बोलता हूँ आयुर्वेद में आपको एक्सीडेंट नहीं, आपको डेस्टिनी ने बुलाया है, क्योंकि आपने ही वो योग्यता है और आपने ही वो कैपेबिलिटी है जो आप इस चीज को कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए अपनी योग्यता को पहचानिए और आयुर्वेद में आयुर्वेदिक सिद्धांत के आधार पर ही चिकित्सा करिए। रिजल्ट इस प्रकार से है, आपको पता है कि हृदय से रिलेटेड है, डायग्नोस करना आपका काम। ऐसी कंडीशन में राजेंद्र शास्त्री जी का आदेश देते हैं, उन्होंने लिखा सिद्ध मकरध्वज और श्रृंग भस्म, सिद्ध मकरध्वज 100 mg और श्रृंग भस्म 500 mg, इन दोनों को मिला के आप कंटिन्यूस लीजिए। हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम है, जैसे मैंने योग बताया, आपके पास कोई पेशेंट आया है स्टेबल एंजाइना का मान लीजिए, या स्टेमिक हार्ट डिसीज का है, रिपोर्ट लेकर आया, उसको पेन हो रहा है, कार्डियक पेन। अब क्या होगा, आपने उस सिद्ध मकरध्वज श्रृंग भस्म का योग किया मेरे कहने पर, राजेश्वर दत्त शास्त्री जी को तो खोल के भी नहीं देखेंगे, मुझे पता है, और खोल के देखेंगे तो बहुत बहुत आभार, थैंक यू। और मैं चाहता हूँ कि देखे जाके, मैं जो बोल रहा हूँ सबको क्रॉस चेक करिए। चिकित्सा आदर्श मिलती नहीं है अब कहीं? सर मेरे पास उपलब्ध है, जेरोक्स कॉपी है उसकी, आप लोग मंगा सकते हैं। नहीं, वो मेरे पास भी मिलती नहीं है पब्लिकेशन। हाँ ये बात सही है, पब्लिकेशंस नहीं है उसका अभी, लेकिन जहाँ चाहो बहुत अच्छी किताब सकते हैं, जैसे सिद्ध मकरध्वज को दे रहे हैं। एक कंडीशन देखने को मिलती है ब्रेडिकार्डिया,
का हॉस्पिटल, उनकी खुद की दादी जी को, केसेस तो बहुत सारे हैं लेकिन एक एक बताता हूँ क्योंकि वो कुछ रिमार्केबल होते हैं, ध्यान रह जाते हैं या इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उनकी माता जी को वॉल्व का प्रॉब्लम हुआ, ब्रेडिकार्डिया हो गया, और ब्रेडिकार्डिया सिर्फ 40 उस कंडीशन में मेरे पास फोन आया और पूछा क्या करना है, वॉल्व रिप्लेस करने के लिए बोला है डॉक्टर्स ने। मैंने बोला कुछ मत करिए, आप इसको सिद्ध मकड़दोज एक गोली सबलिंगुअल दे दीजिए पीस कर। रसवंतियां हैं वो बहुत फास्ट एक्ट करती है और सबलिंगुअल एक्ट करती है, इसलिए आप उनको सबलिंगुअल भी दे सकते हैं। सिद्ध मकड़दोज सबलिंगुअल देने को बोला और उसके बाद मैंने बोला इनको दिन में 2 बार देते रहना, जरूरत पड़े तो 3 बार दे देना। उसके 5 दिन बाद उसका मैसेज आया, जो हार्ट रेट है वो 65 आ गई है और वो अपने जो स्वयं के जो खुद के कार्य खुद कर रही है। तो आप देखिए कितना फास्ट एक्टिंग है, सिर्फ एक ड्रग सिद्ध मकड़दोज ब्रेडिकार्डिया में आपको वॉल रिप्लेसमेंट से बचाता है और सिंपल संप्राप्ति है उसकी। नेक्स्ट ड्रग है रक्त कस्तूरी भैरव रस। नेक्स्ट ड्रग है रक्त कस्तूरी भैरव रस। इसका भी प्रयोग सेम ऐसे ही होता है, जहां शीतांग सन्निपात की अवस्था हो, जहां पर बीपी लो हो जाए, ब्रेडिकार्डिया हो जाए, पल्स लो हो, उन सभी कंडीशन में आप सिद्ध मकड़दोज का प्रयोग बहुत अच्छा है, इसको करिए और निडर होकर करिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने आपको एक मिट्रल वॉल स्टेनोसिस का जो केस दिखाया, इसमें से 30 था, उसका ट्रीटमेंट बता देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे भूल गए ट्रीटमेंट नहीं बताया। तो मिट्रल वॉल स्टेनोसिस के केस में एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसका नाम है एरेंडपाक। बात गाली में यूज करते हैं मोस्टली, और उसका प्रयोग जो है एरेंडपाक का मोस्टली हम लोग बात गाली में देते हैं या फिर अनुलोमन के लिए देते हैं, लेकिन एरेंडपाक का प्रयोग मिट्रल वॉल स्टेनोसिस की चूर्ण दोनों को मिला लेना है 5 ग्राम की मात्रा में 2 बार सुबह शाम खाने के बाद देना है। अनुपान शक्कर का पानी या शरबत बिना नींबू का, मतलब सिर्फ शक्कर पानी के साथ। यदि डायबिटीज के पेशेंट को मत दीजिए, सिंपल पानी के साथ दे सकते हैं। अब यहाँ पर देखने वाली चीज है कि गुटकी दोनों में कॉमन है। हाइपरटेंशन की बहुत अच्छी चिकित्सा आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट है रक्त मोक्षण करिए राइट क्यूबाइटल कोसा या लेफ्ट क्यूबाइटल कोसा से 100 ml अप टू स्टेट निकाल दीजिए, बिना घबराए बिना डरे। सिर्फ एक चीज देख लीजिए कि पेशेंट को लो बीपी या हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम ना हो। मतलब हाइपरटेंशन में तो करना ही है, लेकिन कई बार कुछ रोगी होते हैं जिनको एकदम से ड्रॉप हो जाता है, तो ऐसा एक बार चेक कर लेना है जब आपके पास आए। कई बार पेशेंट मेडिसिन खाकर आता है तो वो सब आपको चेक कर लेना है। और दूसरा इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है विरेचन। उसको स्टेट एक विरेचन दे देना है। विरेचन का मतलब रक्त विरेचन नहीं है, यहाँ पर सिंपल लघु विरेचन। एक इच्छा वेदी गोली, एक इच्छा वेदी रस या अश्वगंधि रस आप उसको दे दीजिए। मैंने इस सिद्धांत के आधार पर 220 बाय 120 140 वाले केसेस ट्रीट किए हैं, सिंपल इस सिद्धांत के आधार पर। और आप लोग भी इसको कर सकते हैं बिना डरे। चिकित्सक बनने की पता पहली एक शर्त होती है, निडर होना। जो डर गया वो मर गया। तो चिकित्सक यदि हैं आप, तो आपको डरना नहीं है। और जो डायरेक्ट बता रहा हूँ आप दीजिए, रिलीफ मिलेगा, लेकिन उसके बाद उसकी संप्राप्ति जरूर देखिए, उसको ट्रीट करिए कि उसका कारण क्या था। वर्टाइगो कई कारण से होता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण वर्टाइगो होता है, ईयर प्रॉब्लम के कारण वर्टाइगो होता है, लो बीपी के कारण वर्टाइगो होता है, कई कारण हो सकते हैं। लेकिन जो योग बता रहा हूँ वो सभी में काम करता है। जटामांसी, धमासा और निशोत्तर। निशोत्तर मतलब निशोत, तीनों को लेना है और 3:2:1 के रेशो में लेना है। मतलब जटामांसी 3 भाग, धमासा 2 भाग और निशोत्तर 1 भाग, तीनों को ले लेना है। और 3 से 4 ग्राम, मतलब करीब 5 ग्राम भी ले सकते हैं या 2.5 ग्राम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 2.5 से 5 ग्राम की मात्रा में पेशेंट को फांड के रूप में देना है, मतलब आधा गिलास गर्म पानी में उसको डाल देना है। वो आधे घंटे बाद उसको 1 चम्मच शक्कर मिला के पी लेना है। ये किसी भी प्रकार के वर्टाइगो में रिजल्ट देता है। और जी ये योग है वो मेरे गुरुजी का योग है।
डायबिटीज तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें पूरा एक सेमिनार हो सकता है, इसलिए इसको नहीं, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि उनके पीछे हमें पहले कारण देखना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली क्या सब कुछ बहुत डिटेल में है। अब पेशेंट जो आते हैं डिप्रेशन की, उनके साथ प्रॉब्लम, डिप्रेशन की उनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सभी को अधिकतर नींद नहीं आती। अनिद्रा, अब अनिद्रा दो तरह की होती है, एक होती है अनिद्रा और एक होती है अल्प निद्रा। ये आपको पेशेंट में पूछना पड़ेगा, हाउ टू डायग्नोस अनिद्रा और अल्प निद्रा। यदि पेशेंट को रात भर पड़ा रहता है, नींद नहीं आती, इधर उधर पलटता रहता है, वो अनिद्रा है। और अल्प निद्रा पेशेंट लेटेगा, नींद आएगी और 1-1.5 घंटे बाद फिर खुल जाएगी और फिर 1.5-2 घंटे बाद फिर से उसको नींद आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड अल्प निद्रा। ये बेसिक डिफरेंस है अनिद्रा और अल्प निद्रा में। अब बात करता हूँ बेसिक डोज की। अनिद्रा जो है वो वात वृद्धि में, वात वृद्धि के लक्षण में आया है, और अल्प निद्रा पित्त वृद्धि के लक्षण में आया है। लिख लीजिए, घर जाके चेक करिए, पढ़िए। अनिद्रा वात वृद्धि के लक्षण में है, अल्प निद्रा पित्त वृद्धि के लक्षण में है। तो अनिद्रा जब वो पेशेंट को वात समन की चिकित्सा करनी है और अल्प निद्रा वाला डिप्रेशन वाला पेशेंट हो तो उसको पित्त समन की चिकित्सा करनी है। इस बात का ध्यान रखिए। ये सूत्र बता रहा हूँ, उसकी कोई मेडिसिन नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मेडिसिन दे दोगे सूत्र नहीं पढ़ोगे। फिर हड्डी के लिए सर ने आज बताया सुबह, पुनरावृत्ति दोष नहीं, आचार्यों ने कहा है कि पुनरावृत्ति दोष नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट लिखिए, सोमासव 100 ml। सोमासव कंपनी का मिलता है, 100 ml। द्राक्षारिष्ट 200 ml और दशमूल क्वाथ 100 ml। इन तीनों आसनों को मिला के रख लीजिए, आधा वरिष्ठ को कॉम्बिनेशन बना लीजिए, और इसमें 25 ग्राम यवछार और 50 ग्राम ताली साली चूर्ण डाल दीजिए। और ताली साली चूर्ण डाल दीजिए। इन सबको सस्पेंशन बना के रख लीजिए, सेक वेल बिफोर यूज। और जो भी पेशेंट है किसी भी कंडीशन में हो, यदि अक्यूट कंडीशन में है तो उसको 1-1 चम्मच हर 5 मिनट पर दीजिए। प्राणवायु स्रोतस की विकृति में मोहर औषध देने के लिए बोला है, तो हर 5 मिनट में उसको 1-1 चम्मच दे दीजिए हर 5 मिनट बाद। पेशेंट का जब तक वेग कम नहीं हो जाता, आधे से 4 घंटे में वेग उसका नॉर्मल आ जाता है, उसके बाद उसको 20 ml पीडी दिन में 2 बार पे शिफ्ट कर दीजिए। आपका अस्थमा का पेशेंट बिना किसी स्टीरॉइड के, बिना किसी इनहेलर के पूरी जिंदगी काट सकता है इस पर। इसके साथ लेकिन यदि किसी को ठीक करना है तो उसकी फिर पूरी चिकित्सा होनी चाहिए। स्टमक श्वास की जो चिकित्सा है वो होनी चाहिए। उसको अभी डिटेल में जाऊंगा तो टाइम लगेगा, लेकिन ये योग जो है इमरजेंसी मैनेजमेंट का है। तो नेक्स्ट मेरा टॉपिक था, इसमें आपने पूछ लिया, इसलिए बता दिया। ये देखिए, आपको स्लाइड दिख रही होगी, जो आगे के लोगों को दिख रहा होगा, पीछे वालों को शायद नहीं दिख रहा होगा। ये सोरियासिस का सबसे भयानक केस जो अभी तक मैंने देखा, वैसे भयानक नहीं बोलना चाहिए, मेरी उम्र बहुत कम है अभी। तो ये केस देखिए, और ये इसकी पूरी बॉडी पर था। एक्चुअली उस समय मेरे पास कैमरे वाला मोबाइल नहीं था, 6 महीने बाद खरीदा था, उसके बाद का है। तो ये ट्रीट हो चुका है, उसके बाद का है, मतलब ये कहने का मतलब है। जब मेरे पास पेशेंट आई थी तो इसको यहाँ से पूजिंग होता था, पानी भी टपकता था, पूजिंग जिसको बोलते हैं। तो नेक्स्ट, ये इसके पूरी बॉडी पर था इस प्रकार से। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये पैर का इसके लेग में था, जो ये भी दूसरे लेग का है। नेक्स्ट, कोई भी चिकित्सक किसी भी पैथी से ट्रीट कर सकता है, लेकिन उसका रिलैप्स रोकना सिर्फ आप कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आप, और कोई नहीं। तो इसलिए आयुर्वेद में आए हो तो एक्सीडेंट से नहीं आए हो आप लोग, टेस्ट नहीं लेकर आइए। ये उसके हाथ का पिक्चर है। नेक्स्ट, ये दूसरे हाथ का है।